हेलो माय डियर फ्रेंड्स, तो आज हमारा अगला लेक्चर स्टार्ट हो रहा है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का, लेक्चर नंबर 3। और लास्ट लेक्चर तक पहले दोनों लेक्चर में हमने कंसिस्टेंसी इनकंसिस्टेंसी का मीनिंग क्या होता है एंड ग्राफिकल सॉल्यूशन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का कैसे निकाला जाता है उसको डिटेल में स्टडी कर लिए थे। ठीक है, आज के लेक्चर में एक इंपॉर्टेंट पार्ट को हम देखने वाले हैं और वो है आपका कि आप एल्जेब्रिक मेथड से कैसे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करोगे। ठीक है, तो वही सारे जितने भी मेथड्स आते हैं और उनके ऊपर बेस करके क्वेश्चंस जो है वो आज के लेक्चर में हम लेने वाले एंड देन हम आगे के पार्ट जो है कंसिस्टेंसी वगैरह कवर करेंगे। क्लियर? तो अब हेडिंग लगा दीजिए एल्जेब्रिक मेथड फॉर सॉल्विंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस in two variables। सही बात है? क्लियर? चलो, तो हमारे पास कितने मेथड्स आते हैं? देखो, हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को अगर सॉल्व करना चाहते हैं तो बेसिकली हमारे पास कितने मेथड्स आते हैं। सबसे पहले आप बोल सकते हो कि सर सब्स्टिट्यूशन एक तरीका होगा। मैं कुछ एल्गोरिदम वगैरह आपको लिखाऊंगा नहीं, ठीक है, डायरेक्टली मेथड बताऊंगा कैसे सॉल्व करते हैं, वही सफिशिएंट है। लिखने विखने का कोई चक्कर यहाँ पे रखना बेकार बात है। सॉल्यूशन देखने समझ आ जाएगा आपको रिवीजन के वक्त कि करते कैसे। सब्स्टिट्यूशन। दूसरा अपन बात करेंगे एलिमिनेशन मेथड। सही बात, कैसे करेंगे? एलिमिनेट वेरिएबल्स को देखेंगे अपन। और थर्ड वन में हमारे पास आता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। सही बात है ना? और जो ग्राफिकल मेथड है वो तो ऑलरेडी आपको बता दिया गया है। तो इन तीनों के ऊपर अपन सबसे पहले बात करते हैं, सवालों को सॉल्व करते हैं थ्रू दिस थ्री मेथड, है ना, एंड देन चीज़ों को देखने वाली। ये मैं बाद में लेने वाला हूँ, पहले इन दोनों को एक्सप्लेन करता हूँ साइमल्टेनियसली, फिर कुछ क्वेश्चंस करेंगे एंड देन बाद में जाकर के इसमें चलेंगे अपन। तो एक प्रॉब्लम लेता हूँ, है ना, एक प्रॉब्लम लेता हूँ। आपको मेथड का नाम क्वेश्चन में मेंशन करके दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता है। ठीक है, तो अगर दे देता है कि आप इस मेथड के थ्रू सॉल्व करो तब तो आप वही मेथड अप्लाई करोगे। आप कुछ सिखाया तो तीनों मेथड जा रहा है। और अगर कुछ नहीं बोलता है तो आपका चॉइस है, आपको जो कंफर्टेबल लगे आप उसी के अकॉर्डिंग कर सकते हो। ठीक है, तो क्वेश्चन में और यहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ मैं, पहले क्लास के तरह क्वेश्चन डिक्टेट कर दूंगा, आप अकॉर्डिंगली लिख लीजिएगा। क्यों? चल, पहला क्वेश्चन देखिएगा जरा। आपको बोला गया है सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, नंबर 1 क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है x प्लस ट्वाइस वाई इक्वल्स -1 और दूसरा है ट्वाइस एक्स माइनस थ्राइस वाई इक्वल्स 12। ठीक है, तो इन दोनों इक्वेशन को आपको बेसिकली क्या करना है दोस्त? सॉल्व करना है। सही बात है? क्लियर है? चलो, तो इनको अगर सॉल्व करना है तो कैसे सॉल्व करना है वो भी समझना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। देखते, सबसे पहले हम सीखते हैं थ्रू सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम क्या करते हैं? देखो, हमारे पास बेसिकली 2 इक्वेशन है, 2 वेरिएबल है। ठीक है, अगर यहाँ पे 2 वेरिएबल, एक इक्वेशन आपके पास होता तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ जाता। ठीक है, अगर आपको यूनिक सॉल्यूशन चाहिए 2 वेरिएबल सिस्टम का तो ऑब्वियसली आपके पास 2 इक्वेशन तो होना ही चाहिए, 2 डिस्टिंक्ट इक्वेशन। अगर दोनों के दोनों आइडेंटिकल हो जाता है तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ जाएगा, आप ऑलरेडी देख चुके हो पहले के लेक्चर्स में। ठीक है, अगर दोनों के दोनों आइडेंटिकल, बट एज दोनों यहाँ पे डिस्टिंक्ट दिख रहा है, कोफिशिएंट्स अलग अलग है ना, और इधर वाली चीज भी अलग अलग है, तो ऑब्वियसली ये क्या होगा? आपका इंटरसेक्टिंग लाइंस का पहचान होगा जहां पे आपको यूनिक सॉल्यूशन मिल रहा होगा। ठीक है, वो चीज करते कैसे, चेक भी कैसे करते वो भी अपन आगे देखने वाले हैं, आप उसका चिंता मत करें। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम क्या करेंगे। सबसे पहले ध्यान से देखिएगा कि हम किसी भी एक इक्वेशन को पकड़ लेते हैं, किसी भी एक इक्वेशन को कंसीडर करेंगे और उस इक्वेशन में से या तो आप x को इन टर्म्स ऑफ y एक्सप्रेस करो या तो आप y को इन टर्म्स ऑफ x को एक्सप्रेस करो। कोई भी एक वेरिएबल को आप दूसरे वेरिएबल के टर्म्स में एक्सप्रेस करो एंड देन उसी वेरिएबल को अगले इक्वेशन में आप सब्स्टिट्यूट कर दो। ठीक है, तो जो इक्वेशन आपके पास आएगा वो पूरा इक्वेशन एक सिंगल वेरिएबल इक्वेशन हो जाएगा और जिसको आप इजीली सॉल्व करके निकाल दो।
समझ में आ रहा है ना? तो वही थॉट रहता है बेसिकली, ठीक है। तो देखिएगा जरा हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, फ्रॉम इक्वेशन वन मान लीजिए हम यहाँ पे क्या मिल रहा है हमें, x प्लस 2y इक्वल टू -1। तो हमने x को इन टर्म्स ऑफ y निकाल दिया, मान लीजिए -2y -1, इसको मैं इक्वेशन नंबर 3 बोल देता हूँ, ठीक है। तो x को अगर मैंने इन टर्म्स ऑफ y निकाल दिया, अभी अगर मैं इक्वेशन 2 में ले जा करके अगर 1 से ये चीज आप निकाले वापस 1 में पुट करोगे तब तो कोई फायदा नहीं होगा ना, 0 बराबर 0 आएगा, ये तो ऑब्वियस है। तो जो जिस इक्वेशन से आप ये चीज निकाले हो उसमें थोड़ी ना जाके पुट करोगे, दूसरे वाले इक्वेशन में अगर x की जगह पे ये चीज आप पुट कर दोगे तो पूरा इक्वेशन कन्वर्ट हो जाएगा y के टर्म में, एंड देन बहुत आसानी से ये सॉल्व हो जाएगा। समझ मेरे बात? चलो देखते हैं। तो आप ऐसे लिख सकते हो, यूजिंग इक्वेशन नंबर 3 इन इक्वेशन 2, तो आपके पास क्या आ जाएगा, देखो जरा, 2 इंटू -2y -1 -3y इज इक्वल टू 12, ठीक है। तो ये हो जाएगा -4y -2 -3y इक्वल्स टू 12, सही बात है। तो -7y, तो -2 उधर चला जाएगा तो ये 14 होगा, तो -7 से जिस वक्त इसको कैंसिल कर दोगे तो आंसर आपके पास कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा, सही बात है। तो y यहां से आपको क्या मिल गया, -2 मिल गया। अभी अगर y आपको मिल चुका है तो फ्रॉम 3, 1, 2 किसी भी इक्वेशन में आप y का वैल्यू पुट कर दीजिए, x आ जाएगा आपके पास। समझ में आ रहा है ना? तो मान लीजिए हम 3 पे ही चले जाते, अब दूसरे किसी में जाना चाहते हो तो बेशक जा सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो फ्रॉम 3 अपने को क्या मिलेगा, y का वैल्यू आ जाएगा 4 - 1 दैट इज 3, ठीक है। देयरफॉर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ द गिवन सिस्टम इज क्या आ जाएगा, x इक्वल टू 3 एंड y बराबर -2। तो सर अगर ये सॉल्यूशन आया तो ये कैसा सॉल्यूशन आया, यूनिक सॉल्यूशन आया, ऑब्वियसली एक ही सॉल्यूशन दिख रहा है, ठीक है ना। तो ये यूनिक सॉल्यूशन आप इन दोनों को देख के भी डायरेक्टली बता सकते थे कि इसका यूनिक सॉल्यूशन ही आएगा। वो कैसे बता सकते थे वो आप आगे की कहानी में देखने वाले, क्लियर। तो इस सॉल्यूशन को अगर आप दोनों ही इक्वेशन में चेक करते हो तो सेटिस्फाई करेगा। जरा क्लियरली आप देखिएगा ना, x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू -2 अगर पुट करेंगे तो 3 - 4 - 1 आ जाएगा, सेटिस्फाई कर रहा है। और 6 + 6 12 आ जाएगा, ठीक है। तो दोनों इक्वेशन में सेटिस्फाई करना ही पड़ेगा, नहीं तो ये पूरा सिस्टम का सॉल्यूशन कैसे कहलाएगा। अगर ये पूरा सिस्टम का सॉल्यूशन आ रहा है तो ये दोनों ही इक्वेशन को सेटिस्फाई करना ही पड़ेगा, ऑब्वियसली, क्लियर है। तो इसी जगह पे जो मैंने x को इन टर्म्स ऑफ y निकाला था वो ना करके आप क्या कर सकते हो, y को भी इन टर्म्स ऑफ x निकाल सकते हो ना। तो यहां से ट्वाइस y का वैल्यू अगर आप निकालते तो -x - 1 आता, तो x का वैल्यू अगर आप निकालते तो -x - 1/2 आता। तो इस चीज को भी आप यहाँ पे जाकर के पुट कर सकते थे x y की जगह पे, तो y की जगह पे अगर पुट करते तो ऐसा कुछ आता, ठीक है। तो एलसीएम ले लेते तो ये आ जाता 4x + 3x + 3 इज इक्वल टू 24, तो ये आ जाता 7x और इधर आ जाता 21, तो x का वैल्यू कितना आ जाता, 3 आ जाता। और ये 3 को यहाँ पे पुट करते तो y -2 आता, आंसर तो सेम ही आ रहा है। तो चाहे आप x को इन टर्म्स ऑफ y निकालो या फिर y को इन टर्म्स ऑफ x निकालो, कहानी सेम है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नाम इसका सब्स्टिट्यूशन मेथड क्यों है, क्योंकि हम एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के टर्म पे पहले एक्सप्रेस करते हैं, देन उसी चीज को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, इसीलिए उसका नाम सब्स्टिट्यूशन मेथड है। क्या है? इसीलिए उसका नाम सब्स्टिट्यूशन मेथड है। बात समझ में आया? ये जो अभी हमने तरीका बताया आपको, वो कौन सा तरीका बताया, वो आपको हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड बताया, ठीक है, कि सब्स्टिट्यूशन मेथड की मदद से आप कैसे सॉल्व करोगे। तो एल्गोरिथम्स में कुछ लिखा नहीं रहा हूं, मैं स्टेप्स को आपको रिकॉल करा रहा हूं वापस। आप खुद ब खुद इसको अगर लिख के रखने का जरूरत है तो अपने भाषा में आप लिख के जरूर रखिएगा, अदरवाइज सॉल्यूशन देखने से ही समझ आ जाता है, प्रैक्टिस के साथ साथ चीजें मुट्ठे में आ जाएगा, इसमें ज्यादा लिखने का कोई खास जरूरत नहीं है। कि सब्स्टिट्यूशन मतलब किसी भी एक इक्वेशन को पकड़ लेना है, उनमें से 2 वेरिएबल रहेगा, एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के टर्म में इंटरप्रेट कर देना है, एंड देन जिस इक्वेशन से हमने एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के टर्म में इंटरप्रेट किया उस इक्वेशन पे सब्स्टिट्यूट नहीं करना है, रिमेनिंग जो इक्वेशन बच रहा है उसमें जाके उसी वेरिएबल को सब्स्टिट्यूट करके
जो सेकंड 2 वेरिएबल इक्वेशन था उसको एक सिंगल वेरिएबल इक्वेशन में कन्वर्ट कर देना। और फायदा क्या होगा, अगर वो सिंगल वेरिएबल 1 वेरिएबल लीनियर इक्वेशन बन गया तो वहां से उस वेरिएबल का वैल्यू आ जाएगा। और अगर एक वेरिएबल अपने को मिल जाता है तो उसी को हम किसी भी इक्वेशन में पुट करके दूसरे वेरिएबल निकाल सकते हैं। बात समझ आ रहा होगा आपको, क्लियर है? तो दिस इज द एग्जैक्ट प्रोसीजर जिसके थ्रू अपन चीजों को क्या कर रहे होंगे, सॉल्व कर रहे होंगे। बात समझ में आया ना? दिस इज द एग्जैक्ट प्रोसीजर जिसके थ्रू अपन चीजों को क्या कर रहे होंगे दोस्त, सॉल्व कर रहे होंगे। बात समझ में आ रहा है, क्लियर है? दिस इज द एग्जैक्ट प्रोसीजर जिसके थ्रू अपन चीजों को क्या कर रहे होंगे, सॉल्व कर रहे होंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड का इंट्रोडक्शन। ठीक है, अभी हम इसी प्रॉब्लम में आपको चलो एलिमिनेशन मेथड बता देते हैं कि एलिमिनेशन मेथड से आप कैसे कर सकते हो, है ना। ये सॉल्यूशन आप अच्छे से लिख करके रख दीजिएगा, मैं इसको इरेज कर रहा हूं। अभी मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं आपको एलिमिनेशन मेथड के थ्रू इसको कैसे करते। ठीक है, चलो आंसर तो सेम आएगा, मेथड चाहे आप कुछ भी लगा दो आंसर तो सेम आएगा, उसमें तो घबराने वाली बात नहीं है ना दोस्त, क्लियर है? आंसर तो सेम आएगा। चलो एलिमिनेशन, तो एलिमिनेशन के थ्रू कैसे करोगे प्रॉब्लम को जरा ध्यान से देखना। एलिमिनेशन मतलब आप किसी भी 2 वेरिएबल में से किसी भी एक वेरिएबल को डायरेक्टली आपको क्या करना होगा, एलिमिनेट करना होगा, है ना, एलिमिनेट करना होगा। आप बोलोगे सर वो तो पहले भी हो रहा था एलिमिनेट, वो तो पहले भी हो रहा था एलिमिनेट एक वेरिएबल, बट वो थ्रू सब्स्टिट्यूट एलिमिनेट तो होगा ही। जब तक एक वेरिएबल एलिमिनेट नहीं होगा तो दूसरा वेरिएबल कैसे आंसर देगा, तो बट वो चीज आप थ्रू सब्स्टिट्यूशन कर रहे थे, बट अब की बार आप सब्स्टिट्यूशन नहीं करोगे, डायरेक्टली एलिमिनेट करोगे। कैसे करोगे जरा ध्यान से देखो। अगर मैं बोलूं ये मेरा इक्वेशन नंबर 1 है, ये मेरा इक्वेशन नंबर 2 है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा जरा ध्यान से देखना। मैं क्या करूंगा मैं इन दोनों इक्वेशन में से किसी भी एक वेरिएबल को सेम कॉफिशिएंट देने का कोशिश करूंगा। तो वो सेम कॉफिशिएंट मेरे को कब मिलेगा, कैसे मिलेगा? ठीक है, अगर मैं y का कॉफिशिएंट, पहली बात तो है मैं कॉफिशिएंट सेम कैसे करूंगा वो बता रहा हूं, और दूसरी बात मैं ये भी सिखाऊंगा कि कॉफिशिएंट सेम करने से फायदा क्या हुआ, क्यों ऐसे किया आपने। ठीक है, सब्र रखिए थोड़ा सा। अगर मैं बोलूं कि यहां पे y का जो कॉफिशिएंट है वो सेम कर देना है, तो मैं क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा अच्छा यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो क्यों ना इस 3 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो यहाँ पे 6 आ जाएगा, और इस 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो यहाँ पे भी 6y, यहाँ पे भी 6y। तो अभी अगर मैंने ऐसे बना दिया 6y तो फायदा क्या होगा कि जब मैं इन नए दोनों इक्वेशन को ऐड करूंगा तो वो 6y एलिमिनेट हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, वो बचेगा क्या, x। तो x सॉल्व करके निकाल देंगे। क्लियर है, समझ में आ रहा है ना? तो वही चीज आपको समझना था यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे क्या बोल सकता हूँ कि अब इक्वेशन 1 को सबसे पहले किससे मल्टीप्लाई कीजिए, ऑब्वियसली y का कॉफिशिएंट दैट इज 3 से मल्टीप्लाई कीजिए। तो क्या मिलेगा आपको, 3 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे पूरा इक्वेशन को तो यहाँ पे 3x आ जाएगा, यहाँ पे 6y आ जाएगा, और इधर -3 आएगा। और फिर आप इक्वेशन 2 को क्या कीजिए, इक्वेशन 2 को आपने 2 से मल्टीप्लाई किया। क्यों 2 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि यहाँ पे 2 है, इस 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तभी इस चीज में 6 आएगा। तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ पे -6y आ जाएगा, और यहाँ पे 24 आ जाएगा। ठीक है, मान लेते ये इक्वेशन नया इक्वेशन 3 बन गया और ये 4 बन गया। क्लियर है? अब इस 3 और 4 को हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली 3 और 4 को ऐड कर देते हैं। जैसे ही ऐड करेंगे तो y वाला चीज पूरा गायब हो जाएगा। तो 3 और 4 को हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। जैसे ही 3 और 4 को ऐड करेंगे तो 6y पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे बचेगा क्या, 7x बचेगा, यहाँ पे 0 × y बचेगा, और यहाँ पे 24 - 3 कितना, 21 बचेगा। तो 7x का वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगा, 21। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, तो अभी आप किसी भी एक इक्वेशन को पकड़ लीजिए, 1 2 3 4 में से किसी भी एक को पकड़ लीजिए। तो फ्रॉम 1 आपको क्या मिल रहा है, x का वैल्यू अगर 3 डाल देंगे तो ऐसा आ गया ना। तो 2y का वैल्यू कितना आ गया, -4। तो y का वैल्यू यहाँ से कितना आ गया, -2 आ गया। क्लियर है? therefore required solution is x बराबर 3 एंड y बराबर -2। क्लियर, समझ में आया ना? तो वही चीज बस सीखना था आपको, और खास कुछ भी नहीं है इसमें। ठीक है, अगर ये चीज आप सीख गए तब और क्या दिक्कत, बोलो। क्लियर? तो इसी तरीके से हम एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप बोलोगे कि सर नहीं, मैं तो यहाँ पे ये y को एलिमिनेट नहीं करना चाहता, मैं किसको करना चाहता हूँ, x को करना चाहता हूँ एलिमिनेट। अगर मैं x को एलिमिनेट करना चाहता हूँ तब मैं क्या करूँ सर, कैसे करूँ, क्या करूँ, बताइएगा एक बार जरा। ठीक है, बताते चलो। अगर आप x को एलिमिनेट करना चाहते हो तो जरा ध्यान से देखो ना, मामला और आसान नहीं है।
और आसान हो जाएगा। ये आपका इक्वेशन 1 है और इधर आप क्या है इक्वेशन 2। तो आपको फ़र्क ही नहीं पड़ता है कि y का कॉफिशिएंट क्या है, आप बस x का कॉफिशिएंट देखोगे। आप बोलोगे अच्छा यहाँ पे 1 है यहाँ पे 2 है, तो इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो यहाँ पे 2x आ जाएगा, और यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करूँगा, इसका कॉफिशिएंट दैट इज़ 1 से मल्टीप्लाई करूँगा। इधर ऊपर वाले का x का कॉफिशिएंट से नीचे वाले इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देना, नीचे वाले का x का कॉफिशिएंट से ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर देना, अगर x को एलिमिनेट करना है। सिमिलरली अगर y को एलिमिनेट करना है तो अकॉर्डिंगली करोगे। तो अगर मैं 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो क्या आ जाएगा, 2x प्लस 4y माइनस 2, ये बन गया आपका 3, ठीक है। और 2 को अगर 1 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये तो सेम ही रहेगा, इसमें खास कोई चेंजेस नहीं आएगा, ठीक है। 4, अभी 3 और 4 में से अगर मेरे को x को गायब करना है तो पहले तो अपन यहाँ पे माइनस और प्लस आ रहा था तो ऐड कर दिया था तो ये 0 हो गया, ठीक है। अभी तो ऐड करने से 4x हो जाएगा, तो ऑब्वियसली आप समझ रहे हो कि अब की बार क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा सर। तो जैसे ही आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो 2x माइनस 2x 0x आ जाएगा, है ना। 4 से अगर 3 को माइनस 4 से 3 को नहीं 4 से माइनस 3 को अगर माइनस करोगे तो कितना आएगा, 4y माइनस 3y। अगर आपको गड़बड़ लगता है तो आप ऐसे साइड में कर लो ना, दिस माइनस दैट, ठीक है। तो 2x तो कैंसिल हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस होकर के ये कितना आ जाएगा, 4y प्लस 3y 7y आ जाएगा, सही बात है। और यहाँ पे दोनों को अगर माइनस करेंगे तो -2 -12 -14 आ जाएगा, तो 7y का वैल्यू आ गया -14, तो y का वैल्यू क्या आ गया, -2। सिमिलरली ये y का वैल्यू आप 1 पे या फिर 2 पे किसी भी इक्वेशन में पुट करके x निकाल दो, क्लियर है। आंसर सेम रहेगा, बस तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ भी नहीं, आसान चीज़ है एकदम, क्लियर है, समझ में आया ना। तो सब्सटीट्यूशन एलिमिनेशन आप कुछ भी करना चाहते हो कर सकते हो, अगर क्वेश्चन में मेंशन करके नहीं दिया गया, बट अगर मेंशन करके दे दिया गया है कि इस मेथड से ही करना है तब तो आपको वही मेथड ही अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो दोनों मेथड दोनों तरीके से दोनों वेरिएबल में मैंने दोनों मेथड आपको एक्सप्लेन कर दिया अच्छे से। तो अभी आपका जिम्मेदारी है कि आप प्रॉपरली नोट्स बना करके रखिएगा, और अभी अपन स्टार्ट करते एक के बाद एक क्वेश्चन, ठीक है, प्रैक्टिस करेंगे एंड देन चीज़ें हमारे पूरा मुट्ठी में आना स्टार्ट हो जाएगा, क्लियर। चलिए तो हम कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं, क्यों हम कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। पहला क्वेश्चन को तो मैंने दोनों ही मेथड से आपको बता दिया गया कि कैसे करना है ना। चलिए दोस्त, चलिए समझ में आ रहा है क्या, आगे बात करते हैं। और मैं क्वेश्चन लेते जा रहा हूँ एक के बाद एक। 2x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 2, और दूसरा है मान लीजिए x अपॉन a माइनस y अपॉन b इज इक्वल्स टू 4। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। अगला क्वेश्चन, यहाँ पे वो क्वेश्चन भी मैं एक साथ इंक्लूड कर रहा हूँ जो उस प्रोफाइल में है, दैट इज इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू लीनियर इक्वेशन, ठीक है। मैं जब कराऊंगा तो प्रोफाइल का नाम दे दूंगा मैं, अब चिंता मत करो। एज यहाँ पे एक्स वाई डिनोमिनेटर में है, तो अगर क्वेश्चन कोई सही इंसान बना रहा है तो वो ज़रूर ये चीज़ लिख करके देगा कि एक्स वाई मस्ट बी नॉन ज़ीरो। अगर नहीं दिया हुआ रहता है तो सवाल गलत है, क्लियर है, क्योंकि अगर एक्स वाई ज़ीरो हो जाए तो कहानी गड़बड़ हो जाएगा, डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा तो सिस्टम पूरा अनडिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे एक और चीज़ ऐड कर दिया गया है, एंड हेंस फाइंड p if y is equal to px minus 2। ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है हमने। तो 1/2 इंटू 2x प्लस 3y प्लस 12 अपॉन 7 इंटू 3x माइनस 2y इक्वल्स टू 1/2, और यहाँ पे आ जाएगा 7 डिवाइडेड बाई 2x प्लस 3y, और साथ में आ जाएगा 4/3x माइनस 2y इक्वल्स टू 2, जहाँ पे 2x प्लस 3y नॉन ज़ीरो दिया गया है और 3x माइनस 2y भी नॉन ज़ीरो दिया गया है। अगला क्वेश्चन इंटरेस्टिंग वन, बुक में आंसर गलत दिया हुआ है, 8v माइनस 3u 5uv, और दूसरा है 6v
माइनस 5u इज इक्वल टू माइनस 2uv, माइनस 2uv। एक आध क्वेश्चन और ले लेते, 2-3 क्वेश्चन और ले लेते, एक साथ ही ले लेते। 37x प्लस 41y बराबर 70 और 41x प्लस 37y इज इक्वल टू 86। अच्छा, अभी 3 वेरिएबल भी आ गया, 3 वेरिएबल भी आ गया सिस्टम में। 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, फिर y माइनस जेड इज इक्वल टू 6 और x माइनस जेड इक्वल्स टू 10। टेंशन मतलब इजीली हो जाएगा, इजीली टैकल हो जाएगा। ओके, सो आवर नेक्स्ट प्रॉब्लम विल बी 8 हो गया ना, 9 ले लेते हैं। 9 में क्या बोला जा रहा है, x प्लस 2y प्लस z बराबर 7, देन x प्लस 3z इक्वल टू 11 एंड ट्वाइस x माइनस थ्राइस y इज इक्वल टू 1। ओके, नेक्स्ट पार्ट इज नंबर 10, x plus y is equal to twice xy and another equation is x minus y upon xy is equal to 6। ठीक है, चलिए एक और इक्वेशन ले लेते हैं। x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 4, दूसरा है x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 2 एंड थर्ड वन इज ट्वाइस x प्लस वाई माइनस 3z बराबर 0। ओके, 11 हो गया, 11 भी प्राइम है, 13 भी प्राइम है, तो क्यों ना और 2 ले लेता हूँ। नंबर 12 ज़रा ध्यान से देखिएगा, बोलता है फाइंड x एंड y, फाइंड x एंड y इफ दे करके एक डायग्राम दिया हुआ है। क्यों, x प्लस 3y यहाँ पे लिखा गया है, यहाँ पे 3x प्लस वाई लिखा गया है, यहाँ पे 13 लिखा गया है, यहाँ पे 7 लिखा गया। इफ द फॉलोइंग इन द फॉलोइंग रेक्टेंगल, क्या बोला गया है, ये रेक्टेंगल है। ओके, फाइंड एक्स एंड वाई ना बोल के और सुंदर किया जा सकता है ना, फाइंड एरिया, फाइंड एरिया, या फिर अपन बोल सकते हैं, नहीं एरिया बोलने से आप कर लोगे, होशियार हो, डायरेक्टली आप इन दोनों को प्रोडक्ट कर दोगे, बेहतर है एक्स और वाई ही रहने दो। पैरामीटर निकालने बोले तो भी आप डबल कर दोगे 2l प्लस भी, डायगोनल निकालने बोले तो भी आप इन दोनों की मदद से निकाल दोगे, इन दोनों को देखोगे ही नहीं तो फ़ायदा नहीं होगा ना, इंटेंशन क्लियर नहीं होगा। इंटेंशन है आपको लीनियर इक्वेशन सॉल्व कराना, ठीक है, तो क्या देने से इंटेंशन क्लियर होगा, खैर जो भी है ज्योमेट्री लगाना पड़ेगा यहाँ पे, उसमें मेरा अभी ध्यान नहीं है। अपन आगे बात करते हैं, लास्ट क्वेश्चन एक और देते हैं। हाँ, राइट इक्वेशन ऑफ अ लाइन, राइट इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट representing the solution of x plus y बराबर 2 and 2x minus y is equal to 1. How many such lines can we find? How many such lines can we find? Can we find? Clear? चलिए इतने सारे क्वेश्चंस, वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स हम कर लेते हैं, देन हम चलेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के ऊपर एंड देन उसको समझेंगे। क्लियर है? चलिए, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से पहले हम कुछ प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस कर लेते, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में ज़्यादा कुछ बचेगा नहीं हमारे लिए। क्लियर है? बस मेथड बता देंगे कि कैसे करते सफिशिएंट है, क्योंकि यहाँ पे मैंने सारे वैरायटी ऑलरेडी इंक्लूड कर चुका हूँ। ठीक है, चलो नंबर 2 प्रॉब्लम को देख सकते हो। एलिमिनेशन सब्सटीट्यूशन अभी आपको दोनों ही आता है, जो आपका मर्जी है आप अकॉर्डिंगली कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। पहले इक्वेशन को अगर थोड़ा सा आसान बनाने का ज़रूरत है तो बना सकते हो। 2x अपॉन a
प्लस y अपॉन बी इज इक्वल टू 2, और यहाँ पे आएगा आपके पास x अपॉन a माइनस वाई अपॉन बी इक्वल्स टू 4। तो कोई बोलेगा सर सब्सटीट्यूट वगैरह करके करोगे क्या, लफड़ा है कि y को इन टर्म्स ऑफ x निकालना पड़ेगा देन पुट करना पड़ेगा। ठीक है, इससे अच्छा तो क्लियरली दिख रहा है y बाई बी और माइनस वाई बाई बी ऐड कर दो ना, दोनों इक्वेशन को एलिमिनेट हो जाएगा। किसी भी चीज से मल्टीप्लाई करने का भी तो जरूरत नहीं, मल्टीप्लाई करने का अगर जरूरत है तो किससे, 1 और 1 से, 1 और 1 से मल्टीप्लाई करने से कोई इफेक्ट होगा भी नहीं। दैट्स वाई अपन डायरेक्टली दोनों इक्वेशंस को ऐड कर सकते हैं। ऐड करने से ये आ जाएगा 3x बाई ए, ये आ जाएगा 0 और इधर आ जाएगा 6, तो 3 से 6 कैंसिल होकर 2 आ जाएगा, तो आंसर विल बी ट्वाइस ए। सही बात है, क्लियर, आंसर क्या आ जाएगा, ट्वाइस ए आ जाएगा। ऑब्वियसली यहाँ पे ए क्या होगा, नॉन जीरो होगा, क्योंकि अगर ए जीरो हो जाता है तो सिस्टम ही अनडिफाइंड हो जाएगा ना, जो गिवन सिस्टम है हमारे पास। ठीक है, चलो, और x का वैल्यू अगर ट्वाइस से आप रख दोगे किसी भी इक्वेशन पे तो y आ जाएगा आपके पास, 2 इंटू ट्वाइस ए डिवाइडेड बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 2। तो ये जो ए कैंसिल कर पा रहे हो जस्ट बिकॉज ए इज नॉन जीरो, क्योंकि अगर ए जीरो होता है तो 0 0 कैसे कैंसिल करोगे, 0 बाई 0 1 थोड़ी ना होता है, समझ हो ना। तो कॉन्सेप्चुअली चीज़ों को सीखने जाओ तो सीखने का बहुत कुछ होता है एक आसान चैप्टर में भी। ठीक है, बट उल्लू के तरीके से पढ़ने जाओ तब तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे बी भी क्या होना जरूरी है, नॉन जीरो होना जरूरी है। तो अगर एक अच्छा बच्चा है ना जो टॉप करता है नेशनल लेवल में, वो ये सब लिख करके देता है, उनमें और आप में यही अंतर होता है। समझ में आ रहा है ना, क्योंकि उसको बाकायदा एक एक चीज़ बहुत ही अच्छे से क्लियर होता है। रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज x इज इक्वल टू ट्वाइस ए एंड y बराबर माइनस ट्वाइस बी, वेयर a कॉमा b इज नॉन जीरो, वेयर a कॉमा b इज नॉन जीरो। क्लियर, तो ये हो गया दोस्त, ये हो गया, कहानी सॉर्ट आउट हो गया ये। ठीक है, ये कितना इजी तरीके से सॉल्व हो गया, देखो सब्स्टिट्यूट। अभी मान लो अगर आप x को भी यहाँ पे एलिमिनेट करना चाहते तो अब क्या करना पड़ता है, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, इसको 1 से मल्टीप्लाई करने से सेम होगा, ताकि ये 2x बाई ए ये 2x बाई ए बन जाए। देन आपको इक्वेशन 1 से इक्वेशन 3 को सब्ट्रैक्ट करना पड़ता, ठीक है, ताकि ये दोनों कैंसिल आउट हो जाए। तो वैसे भी आप अपना कॉपी में करके रख सकते हो प्रैक्टिस के लिए। और अगर सब्स्टिट्यूशन करने चले जाते तब तो बहुत गंदा हो जाता। ऊपर वाले से सब्स्टिट्यूट करना तो फिर भी गंदा है, नीचे वाले से करने से थोड़ा बहुत ईजी लग रहा है मेरे को, क्योंकि y बाई बी का वैल्यू आ जाता है यहाँ से x बाई ए माइनस 4, तो कहीं ना कहीं y का वैल्यू अपन b इंटू एक्स बाई ए माइनस 4 ये चीज़ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं अगर इस इक्वेशन में, तो थोड़ा बहुत हेल्प मिलता। तो ट्वाइस एक्स बाई ए, तो y बाई बी का वैल्यू तो डायरेक्टली x बाई ए माइनस 4 लिख सकते, देन अकॉर्डिंगली ये x का वैल्यू ट्वाइस से यहाँ से निकल करके आ जाता। ठीक है, तो बकाया सब कुछ आपको पता होना चाहिए, है ना, टू द पॉइंट कि करते कैसे चीज़ों को, क्या से क्या करेंगे, है ना। और ये जो मैंने इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स आपको बताए वो जरूर लिख करके रखिएगा, क्योंकि उसके अलावा नंबर तो आपको मिल जाएगा, क्योंकि गधे लोग पेपर चेक करेंगे, पेपर बनाएंगे, वो नंबर आपको दे देंगे, उसका चिंता मत करो। बट प्रॉपरली अगर लर्न करना चाहते हो चीज़ों को तो ऐसे ही होता है वाकई, है ना। अगर ए नॉन जीरो यहाँ पे नहीं लिखा किसी ने तो सच में ये गलत है, सच में ही ये गलत है, समझो, क्योंकि उसका मतलब तो उसको ए का वैल्यू पे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, फर्क ही नहीं पड़ रहा है। तो मैं बोल दूँ ए जीरो हो जाए, ए जीरो हो जाए तो सिस्टम ही अनडिफाइंड हो जाए, क्वेश्चन का कोई एग्जिस्टेंस बचेगा ही नहीं, है ना। तो कहने को तो उनको सवाल में दे के देना चाहिए था ये चीज़, बट एज आप जानते हो और बोल के कुछ फ़ायदा है नहीं खास। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया आपका सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन का आइडिया कि कैसे हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल को विद द हेल्प ऑफ सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन सॉल्व करते हैं। क्लियर है, आगे बढ़ते हम लोग, आगे बढ़ते और चीज़ों को समझते ध्यान से, आगे बढ़ते, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे अगला प्रॉब्लम है आपका ये क्वेश्चन, 1/2x माइनस 1/y बराबर -1 एंड 1/x प्लस 1/2y इज इक्वल टू 8। ओके, सो इस प्रॉब्लम में क्या बोला जा रहा है, 1 डिवाइडेड बाई 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाई y इक्वल्स टू -1 एंड दूसरा क्या आएगा 1/x प्लस 1/2y इज इक्वल टू क्या आएगा 8। सही बात, क्लियर। चलो अभी देखो, अभी बहुत बच्चा मेरे को बोल देता है कि सर यहाँ पे भी तो आप डायरेक्टली एलिमिनेट कर सकते हो ना सर, यहाँ पे इसको हाफ से मल्टीप्लाई कर दो और दोनों को ऐड कर दो। हाँ कर सकते, कोई खास इसमें दिक्कत वाली बात ही नहीं है,
बट फिर भी ना इस प्रकार के क्वेश्चंस को जैसे यहाँ पे आप ऐसे डायरेक्टली मतलब ऑब्जर्व अगर कर लिया आपने तब तो ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है ना, उसमें मेरे को कोई इशू नहीं है। अगर आप ऐसे कर लेते हो है ना, आपका दिमाग दौड़ता है तब तो ठीक है। मैं अगर आपके जगह पे होता तो मैं ऐसे ही करता। मैं क्या करता, 1 को हाफ से मल्टीप्लाई करता। 1 को हाफ से मल्टीप्लाई करने के साथ साथ ये क्या बन जाएगा 1/2x माइनस 1/2y है ना, और यहाँ पे बन जाता -1/2। ठीक है, और इसको तो और किसी से मल्टीप्लाई करने का जरूरत है ही नहीं, तो अभी 2 और 3 को मैं ऐड कर देता तो -1/2y और 1/2y खत्म हो जाता, और ये 1/2x और 1/x से 1/x कॉमन आ जाता, अंदर रहता हाफ और उधर रहता 1। ठीक है, और फिर यहाँ पे 8 और -1/2 ऐड आ जाता। ठीक है, तो ये कितना होता है 1/x, ये कितना हो जाएगा 3/2, और ये कितना हो जाएगा 15/2। तो ये 2 गया काम से है ना, तो ये 1/x का वैल्यू आ जाएगा 5, तो x का वैल्यू कहीं ना कहीं 1/5 आता। फिर मैं x यहाँ पे पुट करता और y निकाल देता, x यहाँ से पुट करता मैं y निकाल देता। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 2 × 1/5 माइनस 1/y इज इक्वल टू -1। तो ये 1/y का वैल्यू हो जाएगा 5/2 + 1 दैट इज 7/2। तो कहीं ना कहीं y का वैल्यू निकल करके आ जाएगा 2/7। सही, तब ये 2/7 और 1/5 पुट करोगे दोनों जगह पे तो सेटिस्फाई भी करेगा। देयरफॉर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज ठीक है x बराबर 1/5 एंड y बराबर 2/7। क्लियर, यही हो जाता आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। तो ये तो ठीक बात है, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है मेरे ख्याल से, है ना, कोई इशू भी नहीं है मेरी। अगर मैं ये एक मेथड 1 दे करके रख दूं, ये अगर आपको क्लिक कर जाता है ना, सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन अगर आपका क्लियर है पूरा है ना, क्लिक हो गया कि हाफ से मल्टीप्लाई करने से तो मामला साफ हो जाएगा। ठीक है, देन आप अकॉर्डिंगली कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट जो जनरली टेक्स्ट बुक्स में लिखे हुए रहते हैं है ना, अगर इस प्रकार में रेसिप्रोकल में वेरिएबल्स डाल दिया गया है तो अपन जनरली क्या करते हैं, इसको इस कंसेप्ट को बोलते हैं इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। क्योंकि हमने इसको देखो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल जो एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन होता है उसका फीलिंग से सॉल्व कर दिया, बट हकीकत में ये दोनों जो है क्या वो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल तो इस फॉर्मेट में होता है ना, ax + by = c। ये तो रेसिप्रोकल में आ गया 1/x 1/y इस फॉर्मेट में दिया हुआ है, तो ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल थोड़ी ना हो सकता है, ये तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल नहीं हो पाएगा ना। समझ हो ना मेरी बातों को, इसीलिए बोल रहा हूँ कि ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल नहीं हो सकता। ठीक है, अगर ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल नहीं हो सकता है तो क्या होगा, अगर ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल नहीं है तो ये कोई दूसरा सिस्टम है, जहां पे 1/x 1/y आ रहा है। ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में सिर्फ ax by और कांस्टेंट रहता है, बट यहाँ पे अगर आप एलसीएम लोगे तो देखो ना आपके पास क्या आ रहा है 2xy, यहाँ पे y - 2x = -1 है ना। तो इसको अगर मैं तरीके से लिखूँ तो कुछ कहानी ऐसा आ रहा है। तो हमारे पास तो हमें तो चीज़ें चाहिए था इस फॉर्मेट में। ठीक है, ax + by यहाँ तक तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बट यहाँ पे तो हमें कांस्टेंट चाहिए था, बट यहाँ पे तो कांस्टेंट नहीं है, अब की बार 2xy दिख रहा है। तो इस 2xy की वजह से हम क्या बोलेंगे कि आंसर क्या है, यहाँ पे गड़बड़ है, ये लीनियर सिस्टम नहीं है। ठीक है, तो ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल तो नहीं है। सही बात है, यहाँ से पॉइंट को समझना, जबरदस्त कंसेप्ट लूंगा मैं यहाँ पे। ठीक है, ध्यान से बात को समझना यहाँ पे। तो ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल तो नहीं है दोस्त, ये आपको सबसे पहले क्लियर करना होगा। तो इसीलिए हम एक और मेथड यहाँ पे बात करते हैं कि सर आप इसको, अगर ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल नहीं है, आपने किए तो उसी फीलिंग से प्रॉब्लम को सॉल्व बिना सब्स्टिट्यूट करके कर दिए, और अगर आपको सब्स्टिट्यूट करना टफ लगता है तो आप क्या कर सकते हो, है ना, आप ये यूज कर सकते हो जिसको हम बोलते हैं रिड्यूसिबल टू, ऑब्वियसली इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल, लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। बात समझ में आ रहा है, क्लियर है? चलो, तो बेसिकली यहाँ पे करेंगे क्या, हम ना 1/x को एक वेरिएबल सब्स्टिट्यूट कर देते हैं u, मान लो u, या फिर आपका मर्जी से आपका नाम से s लिखना है, p लिखना है, कुछ भी लिखना है लिखो, कोई भी अल्फ़ाबेट आर्बिट्ररी लिखना है लिखो, आप कोई दिक्कत नहीं। और 1/x को क्या y को क्या मान लेंगे, v मान लेंगे, ऑब्वियसली, है ना। 1/x को u मान लेंगे, 1/y को v मान लेंगे। मानने से ये होगा क्या, ये लीनियर सिस्टम में कन्वर्ट
हो जाएगा, ये लीनियर सिस्टम में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। देन द गिवन सिस्टम converts into a pair of linear equation in two variable। ये सब्सटीट्यूशन करने के बाद जा करके ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में कन्वर्ट होगा। अभी तक ये लीनियर सिस्टम नहीं है, पहले ही बता रहा हूं, कंसेप्ट को समझो। बच्चे पकड़ ही नहीं पाते, बस उनको सॉल्व करना आता है कैसे कैसे करके। कंसेप्ट डीप में अगर जाऊंगा मैं धराशायी हो जाएंगे, बता ही नहीं पाएंगे बच्चे, मास्टर सब कुछ। इक्वेशन इन टू वेरिएबल अगर मैं सब्सटीट्यूट करूंगा तो क्या आएगा, 1/x को u मान लिया, ठीक है ना, तो ऑब्वियसली यहाँ पे u डिवाइडेड बाई 2 आएगा, ठीक है, क्योंकि 1/2x का मतलब क्या है, हाफ इंटू 1/x, तो 1/x तो u हो गया, तो ये u/2 हो जाएगा, माइनस v इक्वल टू -1, ठीक है। तो यहाँ से अगर तुम u/2 को देखने में तुमको पसंद नहीं आ रहा है, तुम अगर एलसीएम लेना चाहते हो तो बिल्कुल ले सकते हो। ये मान लो तुम्हारा नया इक्वेशन, सही बात है। एंड दूसरा इक्वेशन क्या बन जाएगा, u प्लस v/2 इज इक्वल टू 8। तो इसको आप एलसीएम लेना चाहते हो तो 2u प्लस v बराबर 2 इंटू 8 16 आ जाएगा। तो अभी आप 3 और 4 को आप सब्सटीट्यूशन, एलिमिनेशन किसी भी टेक्निक से सॉल्व करना चाहते हो करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। u को एलिमिनेट करना चाहते हो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, v को एलिमिनेट करना चाहते हो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो अगर मैं इक्वेशन 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये 4u प्लस 2v 32 आ जाएगा, ठीक है। एंड देन मैं इक्वेशन 3 और 5 को अगर ऐड कर दूंगा तो मामला खत्म। तो 3 और 5 को अगर मैं ऐड कर दूंगा माइनस 2v खत्म हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 5u इज इक्वल टू 32 माइनस 2 30। तो u का वैल्यू कितना आ गया, 6 आ गया, ठीक है ना। u का वैल्यू अगर 6 आ गया तो किसी भी एक इक्वेशन से आप v निकाल दो, किसी भी एक इक्वेशन से आप v निकाल दो, तो v का वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे कहीं ना कहीं 8 डिवाइडेड बाई 2 4 आ जाएगा, ठीक है। तो u 6 और v अगर 4 आ गया तो x कितना आ जाएगा, x तो 1/u है ना, x तो 1/u है, मतलब 1/x का वैल्यू अगर u है तो x को उधर भेज दो, u को इधर लेके आ जाओ, तो x का वैल्यू तो 1/u आ जाएगा, दैट इज 1/6, एंड y का वैल्यू हो जाएगा 1/v, देयरफॉर 1/4। तो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन जो आया वो पहले जितना आया था उतना ही आया। रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज कितना आ गया, x का वैल्यू 1/6 एंड y का वैल्यू 1/4। क्लियर है। तो ये प्रोसेस होता है जो जनरली टेक्स्ट बुक्स में लिखे हुए रहते हैं, ठीक है। तो एग्जाम में अगर आता है तो भी आप ऐसे ही करोगे। क्लियर। तो यहाँ पे बिल्कुल x और y नॉन जीरो होना चाहिए था क्योंकि डिनोमिनेटर में है, ठीक है ना। तो एक्स वाई नॉन जीरो है भी, यहाँ पे आप देख रहे हो कि 1/6 और 1/4 थोड़ी ना जीरो के इक्वल है, सही है। क्लियर है। चलो, तो इसी के साथ साथ मैंने ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझा दिया। क्लियर है। आगे बढ़ते, चलो आगे बढ़ते। यहाँ पे डिस्कस करने का, पढ़ाने का बहुत सारी चीज़ें हैं, पढ़ाने का क्या बोला, बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है, ठीक है। तो थोड़ा सा अच्छे से ध्यान से आप पढ़िएगा। ठीक है, चलिए नोट कर लेना अच्छे से, अपन चलते हैं अगले क्वेश्चन में। नंबर 4 जरा ध्यान से देखना। नंबर 4x + 6/y। वीडियो ठीक ठाक चल रहा है कि नहीं चल रहा है, मैं पहले देख लेता हूँ एक बार। हाँ, 4x + 6/y, ठीक है। इस सिस्टम को देखिएगा, इसको पहले सॉल्व करना है, देन आगे के पार्ट निकालना है। पहले तो सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो 4x + 6/y इज इक्वल टू 50, और दूसरा दिया है आपको 6x - 8/y इज इक्वल टू 14। 6x - 8/y इज इक्वल्स टू 14। बात समझ में आ रहा है। तो यहां से अगर अपन सॉल्व करने जाए तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में सब्स्टिट्यूट करना चाहते हो, कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आप डायरेक्टली पहले जो मैंने मेथड 1 बताया था, डायरेक्टली आपको ऑब्जर्व हो गया, आप करना चाहते हो कर सकते हो, कोई इशू नहीं। आप सब्स्टिट्यूट करके करो, ना करके करो, आप सब्स्टिट्यूट करके कर लीजिएगा, है ना। मतलब यहाँ पे दोनों को तो सब्स्टिट्यूट करने का जरूरत भी नहीं है, जो रेसिप्रोकल में उसी को सब्स्टिट्यूट कर देना, तो ये लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। दैट इज 1/y को सिर्फ v मान लेना,
तो ये u और v और x के टर्म में लीनियर इक्वेशन बन जाएगा। फिर v और x निकालना, x तो आ जाएगा और v को रेसिप्रोकल कर देना तो y आ जाएगा। ठीक है, ये तो ईजी हो गया आपके लिए। और अगर आप डायरेक्टली करना चाहते हो तो आप क्या कर सकते हो, है ना, यहाँ पे आप 6 से मल्टीप्लाई करोगे और यहाँ पे आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे ताकि इस x वाले पार्ट को आप एलिमिनेट कर पाओ। तो 1 को अगर आप 6 से मल्टीप्लाई करते हो तो कितना आएगा, 24x प्लस 36 अपॉन वाई इक्वल्स 90, सही है। और 2 को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितना आएगा, 2 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 24x माइनस 32 अपॉन वाई इज इक्वल टू 56 इक्वल्स टू 56, सही बात है। तो ये है 3, ये है 4, ठीक है दोस्त। तो ये 3 से अगर मैं 4 को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, सही है, तो 24x तो पूरा पूरा कहानी से गायब हो जाएगा। तो बचेगा क्या, 36 अपॉन वाई और 32 अपॉन वाई, ये दोनों का एडिशन हो जाएगा। और यहाँ पे सब्ट्रैक्ट अगर होगा तो 90 से 56 अगर चला जाएगा तो 34 बचेगा। तो यहाँ पे कितना आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है आपके पास 68 अपॉन वाई और यहाँ पे 34 आ रहा है। तो y का वैल्यू जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, 68 अपॉन 34 जो कि 2 है। तो y2 आ गया। अगर y2 आ गया तो फ्रॉम 1 अपन सॉल्व कर सकते हैं। तो फ्रॉम 1 अपन क्या होगा, 4x प्लस 6/2 इज इक्वल टू 15। तो x का वैल्यू जो होगा वो कितना आ जाएगा, 12 अपॉन 4 दैट इज 3, सही है। तो x का वैल्यू 3 आ गया और y का वैल्यू, बस टेंशन क्या था, y 0 ना हो जाए, क्योंकि y अगर 0 हो जाए तो सिस्टम अनडिफाइंड हो जाएगा। x के ऊपर तो कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होगा, x तो 0 हो सकता है बट y 0 नहीं हो सकता, क्योंकि जो गिवन सिस्टम आपको दिया गया है वो उसमें y रेसिप्रोकल में। तो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन जो होगा वो कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू 3 एंड y बराबर 2। क्लियर। तो 12 प्लस 3 15 आ रहा है और उधर 18 माइनस 4 14 आ रहा है, ठीक है। तो ये सेटिस्फाई भी कर रहा है। तो ये मैंने कर दिया आपको सॉल्व, ठीक है। अभी अगर आप 1/y को v सब्सटीट्यूट करके करना चाहो तो भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आपको फिर आगे बोला है एंड हेंस फाइंड p इफ दिस इज गिवन टू अस। मतलब अगर y का वैल्यू px माइनस 2 होता है तो आपको यहां से p सॉल्व करके निकालना है। क्लियर है दोस्त। चलो तो आगे बात करते क्या होगा, आगे बात करते क्या होगा, y का वैल्यू px माइनस 2 अगर दिया हुआ है तो आपको p निकालना है। तो आप बोलोगे सर y p अगर निकालना है तो y और x का वो चाहिए। तो क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट नहीं है। क्वेश्चन में मतलब ये होना चाहिए था, इफ दिस इक्वेशन और स्ट्रेट लाइन, बिकॉज ये एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, ये एक स्ट्रेट लाइन है। अगर ये स्ट्रेट लाइन इन दोनों का सॉल्यूशन से पास कर रहा है, इन दोनों का तो यूनिक सॉल्यूशन आ रहा है, मतलब ये दोनों तो इंटरसेक्टिंग लाइंस तो नहीं बोल सकता, क्योंकि ये लाइंस को रिप्रेजेंट करेगा ये नहीं, मैं नहीं जानता, क्योंकि ये तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल नहीं है ना। मान लो कोई भी 2 कर्व हो सकता है या फिर कुछ भी हो सकता है। अगर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल होता तब तो मैं बोल देता 2 लाइन है। अभी मान लो लाइन नहीं है या फिर कोई भी 2 कर्व है, मान लो यहाँ पे इंटरसेक्ट किया, वो पॉइंट कौन है 3,2। अगर उस पॉइंट से ये पास करता है तब p का वैल्यू आपको बताना है। समझ में आ रहा है, क्लियर है। तो क्वेश्चन थोड़ा सा इनकम्प्लीट है ना। तो मैं क्या बोलूंगा यहाँ पे कि एज y इज इक्वल टू px माइनस 2 passes through the solution of the given system। यहाँ पे अगर गिवन सिस्टम के जगह पे सॉल्यूशन ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल लिख देते हो तो गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि ये जो सिस्टम दिया गया है ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल नहीं है। दिस इक्वेशंस आर नॉट लीनियर। यहाँ पे xy टर्म आ रहा है, xy टर्म जो दिखा रहा पहले, ये जो u इंटू v, इन दोनों का प्रोडक्ट आ रहा है, विच इज ए क्वाड्रेटिक टर्म, बिकॉज द डिग्री ऑफ दिस टर्म इज 1 + 1 = 2। क्लियर है, इस टर्म का डिग्री 2 है, ये लीनियर नहीं है। लीनियर मतलब पावर 1 होता है, समझ रहे हो गया। क्लियर है। तो ये किसी न किसी कर्व को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, भगवान जानेंगे कौन सा कर्व होगा। भगवान जाने मतलब मैं जानता हूं बट अभी नहीं बता सकता ना, उसके लिए कैलकुलस वगैरह चाहिए होगा। इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि मैं भगवान हूं, ठीक है, बस कोइंसिडेंस से निकल गया। पासेस थ्रू द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन सिस्टम। तो सॉल्यूशन ऑफ द गिवन सिस्टम कितना है 3,2। देयरफॉर 3 और 2 यहां पे क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा।
तो 3p का वैल्यू आ जाएगा 4, तो यहाँ से p का वैल्यू आ जाएगा 4/3। p का वैल्यू कितना आ जाएगा? 4/3 आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है? क्लियर है? कोई डाउट नहीं? बस वही हैंस फाइंड p का मतलब वही था कि अगर ये लाइन क्योंकि ये एक लाइन ही है, ये लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल है नीचे वाला, ये लाइन अगर उन दोनों का सॉल्यूशन से, ऊपर वाले सिस्टम का सॉल्यूशन से पास कर रहा है तो p का वैल्यू निकालो। ठीक हो गया, कंप्लीट हो गया। ठीक है, बस इसको अगर आप सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व करना चाहते हो 1/y को तो भी कर सकते हो। अगले वाले क्वेश्चन पे चलते चलिए, इसको आप नोट कर लीजिएगा अच्छे से, मैं इरेज कर रहा हूं। नेक्स्ट नंबर 5 में क्या बोला जा रहा है? देखो 5 में क्या बोला जा रहा है ना, इस टाइप के क्वेश्चंस मिल रहा है आपको। तो ऑब्वियसली आप पहले यहां पे क्या करोगे? सब्स्टिट्यूशन तो करना ही पड़ेगा आपको, और डायरेक्टली अगर ऑब्जर्व कर पाओ आप तो अच्छी बात है, अच्छी बात है। बट इनिशियली सब्स्टिट्यूट करके करना ही बेहतर है अगर ज़्यादा गंदगी है तो। ठीक है, तो दूसरा क्या है? दूसरा इक्वेशन क्या दिया गया है? 7/2x + 3y, 7/2x + 3y प्लस 4/3x - 2y, 4/3x - 2y is equals to 2, where it is given that the denominators are non-zero. These two denominators are non-zero. Okay, चलो आगे बात करते हैं। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना दोस्त, समझ बात को अच्छे से। अगर मैं डायरेक्टली सॉल्व करना चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा? 1/2x + 3y, 1/3x - 2y, ये दोनों दो वेरिएबल है, ये यहाँ पे दिख रहा है, ये भी यहाँ पे दिख रहा है। तो या तो सब्स्टिट्यूट करो, है ना, या तो आप डायरेक्टली ऑब्जर्व कर लो। डायरेक्टली अगर ऑब्जर्व करोगे तो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 7 से, ऊपर वाले को, और नीचे वाले को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हाफ से, फिर ये दोनों सेम हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट करके कर लोगे, वो तो मेरे को पता है। ठीक है, वो आप कर लो, वो आप कर जाओ, बट यहाँ पे लंबा होगा, तो बेटर है कि मैं सब्स्टिट्यूशन से ही आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो लेट u इज इक्वल टू 1/2x + 3y। ये अच्छा क्वेश्चन है, कभी भी आ सकता है एग्जाम में। और v का वैल्यू मान लेते हैं 1/3x - 2y। देन द system then the linear system converts, linear system क्या बोल रहा हूँ, ये सिस्टम तो लीनियर है ही नहीं। then the given system converts into a linear system as, क्या आ जाएगा वो लीनियर सिस्टम? u/2 + 12/7v, ठीक है, इज इक्वल्स टू हाफ। तो यहाँ से अगर मैं एलसीएम लूँगा तो 14 आ जाएगा। 14 अगर आएगा तो यहाँ पे 7u आएगा और यहाँ पे 24v आएगा। ठीक है, इज इक्वल्स टू हाफ आएगा। तो ये आ जाएगा 7u + 24v इज इक्वल टू 7। ये आपका इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, दूसरा क्या होगा? 7u + 4v इज इक्वल्स टू 2। ये तो बहुत अच्छे से ऑलरेडी बन गया। तो अभी ये दोनों इक्वेशन देख करके देखो ना, क्लियरली पता चल रहा है यहाँ पे तो डायरेक्टली एलिमिनेट हो रहा है, सब्स्टिट्यूशन वगैरह का ज़रूरत ही नहीं है। 1 - 2 कर देते, 7u कैंसिल हो जाएगा। क्यों दोस्त, समझ में आ रहा है ना अच्छे से? चलो, तो 1 - 2 कर देते, 7u कैंसिल हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा? 24v - 4v, और उधर आ जाएगा 7 - 2।
तो ये आ जाएगा 20v इज इक्वल टू 5, सो v का वैल्यू आ जाएगा 1/4। क्लियर है, v का वैल्यू आ जाएगा 1/4। सिमिलरली या फिर फ्रॉम 1 आप बोल सकते हो कितना आ रहा है, u का वैल्यू आप निकाल सकते हो, 24 इंटू 1/4 इज इक्वल टू 7, तो 7u कितना आ रहा है यहाँ से, 7 माइनस 6 1, तो u का वैल्यू आ जाएगा 1/1। तो हमें u और v थोड़ी ना निकालना था, हमें क्या निकालना था, हमें तो x और y निकालना था, तो x और y निकालिए। बट यहाँ पे x और y निकालते वक्त आपको अगेन सॉल्व करना पड़ेगा। देयरफॉर u इज इक्वल टू 1/7 इज इक्वल टू 1/2x प्लस 3y, विच इम्प्लाइज 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 7। इसको इक्वेशन 3 का नाम दे दो। एंड v इज इक्वल टू 1/4 इज इक्वल टू 1/3x माइनस 2y। तो यहाँ से आपके पास जो 3x माइनस 2y आएगा वो आ जाएगा 4। सही बात है, क्लियर है। तो अभी इस 3 और 4 को अगर अपन सॉल्व कर देते तो x और y हमारे पास आ जाएगा, और इनको सॉल्व करना तो हमारे लिए बहुत ही आसान टास्क है कि नहीं भाई। 3 को क्या करो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना बन जाएगा, 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 14, एलिमिनेशन से कर लेते। और 4 को क्या करो, 2 से मल्टीप्लाई करो, तो ये कितना आ जाएगा, और सॉरी 4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तभी ये 9x आएगा, ये माइनस 6y आएगा, और ये 12 आएगा। तो ये दोनों 5 और 6 आ गया, नीचे जगह नहीं है तो यहाँ पे लिख देता हूँ 5 प्लस 6 अगर करूँगा तो 6y ख़त्म, यहाँ पे 26, तो x का वैल्यू आ गया 2 एंड y का वैल्यू 2 अगर यहाँ पे डाल दोगे तो 8 1 आ जाएगा। तो x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 1 आर द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ द गिवन नॉन लीनियर सिस्टम। दिस नॉट ए लीनियर सिस्टम, ठीक है। बस एक चीज चेक करने का जरूरत है कि क्या पता इन वैल्यूज के लिए ये जीरोस तो नहीं हो रहा है। अगर ये जीरोस हो जाता है तब गड़बड़ हो जाएगा। पुट करके देख, जीरो तो नहीं होगा ऊपर वाला, नीचे वाला भी जीरो कहीं पे भी नहीं दिख रहा है। क्लियर है, समझ में आ रहा है। तो यही इसका सॉल्यूशन होगा। सेटिस्फाई भी करेगा, चेक करके देख लो दोनों इक्वेशन को, एक्स और वाई का वैल्यू 1 रख के। इस तरीके से आप अपना आंसर्स को चेक भी कर सकते हो सॉल्व करने के बाद, है ना, कि करेक्ट है कि रॉन्ग है ना, कि एक्स और वाई का जो वैल्यू आया है वो जो गिवन सिस्टम रहेगा उसमें एक्स और वाई की जगह पे पुट करके चेक कर लो। अगर एलएचएस आरएचएस इक्वल आ गया मतलब ये जो आंसर आया वो इसी सिस्टम का सॉल्यूशन है। एक में पुट करने से नहीं होगा, दोनों में पुट करना पड़ेगा, ठीक है ना। क्योंकि ज्योमेट्रिकली अगर फील करना चाहते हो, ये अगर दो लाइन होता है, जबकि ये दोनों दो लाइन नहीं है, ये दोनों कर्व है, क्योंकि ये नॉन लीनियर है, मेरे को पता है, बट मैं फिर भी बता रहा हूं कि अगर ये पॉइंट आप दोनों में पुट करके सेटिस्फाई करते हो तभी तो आपको ये यूनिक पॉइंट मिलेगा ना। अगर एक में सेटिस्फाई कर रहा है एक में नहीं कर रहा है तब तो ये पॉइंट भी हो सकता है, बट क्या ये पॉइंट इन दोनों का सॉल्यूशन है? नहीं है। ये तो सिर्फ इसके ऊपर है, इसके ऊपर कहां पे है? अगर सॉल्यूशन होना है तो दोनों के ऊपर होना पड़ेगा, मतलब ये वाला पॉइंट होना पड़ेगा। क्लियर है। तो दोनों सिस्टम में जितने भी इक्वेशन रहेगा सबके ऊपर पुट करके चेक करना पड़ेगा। अगर सबके ऊपर सेटिस्फाई कर जाता है तभी मैं इसको सॉल्यूशन ऑफ द गिवन सिस्टम बोलूंगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है? चलो, तो मेरे ख्याल से आपका क्लियर हो गया होगा। प्रॉपरली आप अच्छे से लिख के नोट्स बना के रख देना सॉल्यूशन कंप्लीट करके, ठीक है, फिर और कोई दिक्कत नहीं होगा। अभी एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं, क्वेश्चन नंबर 6, जरा ध्यान से देखिएगा। इस क्वेश्चन में मेरे को नहीं लगता कहीं पे भी सही कराया जाता है, सारी जगह पे ये क्वेश्चन गलत कराया जाता है। क्यों? क्योंकि बुक में ही गलत दिया हुआ है, ठीक है। अब बुक में इसका एनसीईआरटी में किसी ना किसी एक्सरसाइज में मिल जाएगा, 3.6 में शायद है इस टाइप का क्वेश्चंस, आप देख लीजिएगा, उधर आपको इस टाइप के क्वेश्चंस मिल ही जाएगा, ठीक है, उधर आपको इस टाइप के क्वेश्चंस मिल ही जाएगा। सही बात है, क्लियर। तो उधर आपको अगर इस टाइप के क्वेश्चंस मिल जाता है तो उधर आंसर आपको एक ही मिलेगा, जबकि आंसर एक नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्या नहीं होगा, क्या मतलब है यहाँ पे, अच्छे से समझते हैं, ठीक है। चलिए, जो पहली बात ऑर्डिनरी तरीका जो सभी बताते हैं, सारे स्कूल्स में सारे कोचिंग्स बताते हैं, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसमें गलती क्या है, ठीक है। अगर प्रॉपर तरीके से पढ़ोगे तो ये गलती मिलेगा, अदरवाइज आप देख लीजिए, आप किसी भी स्कूल में पढ़ रहे हो, व्हाटएवर, कोई फर्क नहीं पड़ता है, सारे जगह पे गलत कराएगा, ठीक है। ये मैं ओपन चैलेंज दे रहा हूँ, आप देख लीजिएगा। 6 ध्यान से देखिएगा, 8v माइनस 3u इज इक्वल टू क्या दिया गया है यहाँ पे, 5uv, 5uv, सही बात, क्लियर है। और 6v माइनस 5u, 6v माइनस 5u
वो क्या था, -2 UV था, -2 UV था। ये 1 है, 1 2 अभी ना लिख के थोड़ी देर बाद भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं। तो लोग जनरली क्या करते हैं, जनरली मैं बहुत सारे कहानी बात करने वाला हूं यहाँ पे, आप बस ध्यान से सुनते जाओ। जो जनरल प्रोसेस जो बुक बताता है, पूरा दुनिया बताता है, वो मैं बता देता हूं पहले, फिर मैं अपना चीज यहाँ पे डालूंगा। सबसे पहले लोग क्या बोलते हैं, अच्छा ये तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं है, ये तो रिड्यूसिबल टू लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का पैटर्न भी नहीं दिख रहा है, 1/1 वाला जो 1 चीज को हम सब्सटीट्यूट कर देंगे, रेसिप्रोकल वाला पैटर्न भी नहीं दिख रहा है। तो बनाते चलो रेसिप्रोकल वाला पैटर्न यहाँ पे बनाते। बोले कैसे बनाए, UV से डिवाइड कर दो। क्या कर दो, UV से डिवाइड कर दो। सही है, तो 8V/UV ये कितना आ जाएगा, 8/U माइनस 3U/UV कितना आ जाएगा, 3/V इक्वल्स टू 5। बात समझ में आ रहा है, क्लियर है। चलिए यहां पे आंसर कितना आएगा, 6V/2UV माइनस 5U/2UV इज इक्वल टू -2। अच्छा UV लेकर के आते हैं ना, UV से डिवाइड कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 6/U माइनस 5/V इज इक्वल टू -2, इज इक्वल टू -2। ओके चलो, अभी ये बन गया आपका खाना। पहले जैसे क्वेश्चंस आप कर रहे थे इतना देर नंबर 3 में, ये उसी टाइप का क्वेश्चन मिल गया। अभी तो आप बल्ले बल्ले सॉल्व कर दोगे। अभी आप क्या लिखोगे, लेट 1/U इज इक्वल टू x and 1/V is equal to y. Then the given system converts into क्या हो जाएगा, 8x linear system as क्या होगा, 8x माइनस 3y इक्वल टू 5। सही है, और यहां पे 6x माइनस 5y इक्वल्स टू -2। सही बात, ठीक है। तो अभी आप इजीली एलिमिनेट कर दोगे। आप क्या करोगे, बोले सर 3 को 5 से मल्टीप्लाई कर देते, तो ये 40x बनेगा, क्योंकि यहाँ पे कोफिशिएंट 5 है ना, y को एलिमिनेट करने का कोशिश कर रहा हूँ, तो ये 25 आ जाएगा। ठीक है चलो, और 4 को 3 से मल्टीप्लाई कर देते, तो ये आ जाएगा 18x माइनस 15y माइनस 6। सही बात है। तो 5 में से अगर मैं 6 को हटा दिया तो ये कितना आएगा, 40 में से 18 अगर चला गया तो ये कितना आ जाएगा, 22x, और यहाँ पे 25 और 6 कितना होगा, 25, क्योंकि सब्ट्रैक्ट होगा ना, सब्ट्रैक्ट होगा तो सही, तो 18 40 40 और 18 22, और यहाँ पे आ जाएगा तेरा 25 और माइनस 6 31। हाँ गंदा ही आ रहा है, क्या करोगे। x का वैल्यू कितना आ गया, 31/22। ठीक है, अभी आप फ्रॉम ऊपर में से किसी भी इक्वेशन को आप पुट कर लीजिए, 3 पकड़ लीजिए, तो 8 × 31/22 माइनस 3y इक्वल टू 5, तो 3y का वैल्यू यहाँ से निकल करके आ गया 411, तो 4 सही है, तो 124 माइनस 55, तो ये आ जाएगा आपका कहीं ना कहीं क्या बताए यार, 24 कितना आएगा यार, 24 गया तो बच रहा है 31, 69/11 मेरे ख्याल से, तो 3 से कटेगा तो 23/11 आ जाएगा। ठीक है, देयरफॉर x u जो होगा वो u कितना आ जाएगा, हमें तो u और v निकालना है ना, क्योंकि क्वेश्चन में वेरिएबल कौन है, u और v है, तो 1/x आ जाएगा, दैट इज 1/x विल बी योर 22/31, एंड v जो आएगा वो 1/y आएगा, दैट इज 11/23। तो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन जो होगा
रिक्वायर्ड सॉल्यूशन जो होगा वो हो जाएगा, क्योंकि एज हमें u और v निकालना था, क्योंकि क्वेश्चन तो u और v में दिया गया है, तो ऑब्वियसली हम वही देंगे आंसर, ये आ जाएगा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। क्लियर है? चलो, ये पूरा दुनिया आपको बताएगा, ठीक है, ये पूरा दुनिया आपको बताएगा। दुनिया भर में यही चलता है, एग्जैक्टली यही सॉल्यूशन लिख के लोग बल्ले बल्ले करते हैं, क्योंकि लोगों को लीनियर सिस्टम से मतलब ही नहीं है ना, उनको फील ही नहीं है, उनको बस बस ऐसे चीज़ों को करते हैं, ऐसे कर लो आंसर आ गया खत्म, और क्या है, नंबर भी मिल जाएगा, खत्म बात। उनको लीनियर नाम से मतलब ही नहीं है। चैप्टर में जो इतना बड़ा वर्ड लीनियर दिया गया है उनसे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, उनको लीनियर नाम से कोई मतलब ही नहीं है। लीनियर रहे, क्वाड्रेटिक रहे, या फिर कुछ भी रहे, फलाना, कोई फर्क ही नहीं है उनमें, क्योंकि कंसेप्शन नाम का कोई चीज़ है ही नहीं ना, इसीलिए ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, ठीक है, ध्यान समझने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है। अच्छे बच्चों को ना ये सब का भूख होता है और ज़रूरत होता है उनको, उनका ये खाना है, समझ में आ रहा है? उनको ये बताओ कि वो कभी इग्नोर नहीं करेगा, वो इंटरेस्ट लेकर के उस अंदाज में सोचेगा, उनका थॉट प्रोसेस उस लेवल में डेवलप होगा। क्लियर है? बट ठीक है ना, ज़्यादा भाषण देने का फायदा नहीं है, यहाँ पे देने जाऊंगा तो खत्म नहीं होगा। क्लियर है? चलिए, प्रॉब्लम क्या है जरा ध्यान से देखिए। ये आपके पास आंसर आया, आपके पास u और v का आंसर ये आया, बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। मेरा प्रॉब्लम यह है कि क्या ये सिस्टम जो क्वेश्चन में दिया हुआ था वो क्या एक लीनियर सिस्टम है? नहीं। आप बोलोगे सर दिस इज नॉट अ लीनियर सिस्टम, दिस इज अ नॉन लीनियर सिस्टम। ठीक है, सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 5, 4, 3 उनके तरह ये एक नॉन लीनियर सिस्टम है। अच्छा, ठीक बात है। अगर ये नॉन लीनियर सिस्टम है तो इसका आंसर एक ही क्यों आया? क्या और कोई आंसर नहीं आ सकता था? हो सकता है, क्या पता, हो सकता है। क्या आपको लग रहा है कि u का वैल्यू और v का वैल्यू अगर मैं 0 0 डालूंगा तो दोनों ही इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है? कर रहा है नहीं कर रहा? ऑब्वियसली कर रहा है। u और v का वैल्यू अगर मैं 0 0 दे देता हूं तो दोनों ही इक्वेशन क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। दोनों ही इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा, उसमें कोई शक वाली बात नहीं है। दोनों ही इक्वेशन क्या करेगा? सेटिस्फाई कर रहा होगा। तो आंसर में क्यों नहीं आया? अगर सेटिस्फाई कर रहा होगा तो आंसर में क्यों नहीं आया, वही तो मेरा सवाल है। तो क्या 0 0 सॉल्यूशन गलत है या फिर हमारा आंसर में कम आया है? ऑब्वियसली हमारा आंसर में क्या आया? कम आया है, मतलब 0 0 मिस हुआ है। 0 0 मिस क्यों हुआ उसका एक्सप्लेनेशन किसी के पास नहीं होगा। अगर कोई बताता भी है तो 0 0, अच्छा देखो 0 0 सेटिस्फाई कर रहा है, अच्छा तो मिस्टेक हुआ है तो एक और सॉल्यूशन ऐड कर दो 0 0। अच्छा करने से तो सब अच्छा हो जाएगा। ठीक है ना? ध्यान से बात को समझना। हमने जो अभी सॉल्यूशन निकाला वो इस सिस्टम का नहीं निकाला। हमने किसका निकाला? इस सिस्टम का निकाला। और इस सिस्टम में तो uv डिनोमिनेटर में है, तो कहां से आएगा uv 0 0? आप खुद ही बताइए। समझ पा रहे हो आप मेरी बातों को? uv तो यहां पे डिनोमिनेटर में है, तो कहां से आएगा uv सॉल्यूशन में? यहां पे अगर अगर क्वेश्चन ये दिया हुआ होता तो मैं सिर्फ यही आंसर देता, दिस इज द ओनली पॉसिबल आंसर, अगर क्वेश्चन ये दिया हुआ रहता। बट अगर क्वेश्चन ये दिया हुआ है तो सिर्फ ये दोनों ओनली पॉसिबल आंसर बोलने से नहीं चलेगा, इसके साथ u इक्वल टू 0 और v इक्वल टू 0 भी देना पड़ेगा। समझ लो मेरी बात? क्लियर है क्या? बात समझ में आ रहा है ना? क्लियर है? तो वही यहां पे डिफरेंस है कंसेप्ट्स का। समझ में आ रहा है ना? ठीक है, अगर क्योंकि आपने जो सॉल्यूशन निकाले वो इस सिस्टम को मान के निकाले, और इस सिस्टम में u और v 0 नहीं हो सकता क्योंकि डिनोमिनेटर में है, तो बिल्कुल सही है। अगर क्वेश्चन ये दिया हुआ रहता तो आंसर यही आता। पहले नहीं देखे, पहले जितने भी रेसिप्रोकल सिस्टम था उसमें मैंने ये सब का बातचीत किया? कहीं पे नहीं किया, क्योंकि उस जगह पे 0 0 हो नहीं सकता, वो डिनोमिनेटर में है। बट अगर क्वेश्चन ये ना देकर के ये दिया हुआ रहता, या फिर इन सब में भी अगर क्वेश्चन ये सबको डिनोमिनेटर में ना लिख के अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करके मतलब एलसीएम वगैरह लेके अगर देता तो 0 0 भी पॉसिबल आंसर होता, मतलब ये 0 और ये 0। समझो मेरी बात को? वही चीज आपको समझना है, वही चीज आपको समझना है दोस्त। समझो मेरे बात को, उसी चीज को आपको समझना है। यहाँ पे अगर क्वेश्चन ये सिस्टम दिया हुआ है देन दिस इज द ओनली आंसर। बट अगर क्वेश्चन ये दिया हुआ है तो इसमें तो 0 0 भी सेटिस्फाई हो रहा है। तो एक नॉन लीनियर सिस्टम को एक लीनियर सिस्टम बना के जबरदस्ती आप सॉल्व कर रहे हो, इसीलिए आपके पास एक ही आंसर आ रहा है। बट ये तो है एक 2 डिग्री सिस्टम, क्योंकि u और v का नेट पावर यहां पे 2 है, तो ये तो एक 2 डिग्री सिस्टम है, तो यहां पे तो 2 आंसर आना चाहिए, और 2 आंसर आएगा भी। एक और आंसर कौन होगा? 0 0 होगा।
समझ में आ रहा है ना? एक और आंसर कौन होगा? 0 0 होगा दोस्त। एक और आंसर कौन होगा? 0 0 होगा। बात समझ में आ रहा है? तो आपको अगर ये दिया जाता है ना तो आप उल्लू की तरह इसका आंसर बताते हो, क्योंकि कंसेप्ट का तुम इधर उधर है, सब पता ही नहीं है कि आपको कंसेप्ट किधर है, क्या लग रहा है, क्या है, क्या नहीं लगना है, ये सब तो आपको मालूम ही नहीं है, ना ही आपको बताया जाता है, क्योंकि मास्टर को खुद ही नहीं पता, वो खुद ही रटफट की चीजों को सीख के आया है। क्लियर है क्या? तो ये आंसर सिर्फ तभी आएगा जब आपका क्वेश्चन ये दिया हुआ होगा, ठीक है? बट अगर आपका क्वेश्चन ये दिया हुआ है तो इसके साथ आंसर 0 0 भी आना पड़ेगा। तो प्रॉपर एलिगेंट सॉल्यूशन क्या होना चाहिए? प्रॉपर एलिगेंट सॉल्यूशन इस तरीके से होना चाहिए कि आप तभी बोलोगे, ये जो केस है वो आपका सेकंड केस है ना? इस केस में जब भी आप कन्वर्ट करोगे तो मेरे ख्याल से लिख करके देना चाहिए कि इफ u नॉट इक्वल्स टू 0 एंड v नॉट इक्वल्स टू 0, देन ये आंसर आएगा। बट जो केस 1 होगा वो ये होगा कि इफ u इज इक्वल टू 0 एंड b इज इक्वल टू 0, देन द गिवन सिस्टम होल्ड्स, देन द गिवन सिस्टम होल्ड्स। तो इस क्वेश्चन का अगर इस तरीके से सब्स्टिट्यूशन से करना चाहते हो तो ऐसे आप करोगे, मतलब दूसरे वेरिएबल में अगर सब्स्टिट्यूट करके करोगे तो फर्स्ट सॉल्यूशन आपका u0 और v0 आएगा जो होल्ड कर रहा है बिल्कुल, और वो आपको हिट एंड ट्रायल से ही करना पड़ेगा अगर आप सब्स्टिट्यूट करके करना चाहते हो। बट अगर आप प्रॉपर तरीके से करोगे तो देखो कि 0 0 ऑटोमेटिकली आंसर में आ रहा है। मैं दिखाऊंगा, सारे मैजिक आपको दिखाऊंगा, ठीक है? और केस 2 आपको इस तरीके से लिख के करना चाहिए जहां पे u नॉट इक्वल्स टू 0 और v नॉट इक्वल्स टू 0, और जब रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आप लिखोगे तो आपको यहां पे केस 1 और केस 2 दोनों का आंसर देना चाहिए। दैट इज 0 0 भी होगा और ये भी होगा। समझ लो मेरी बात को? इसीलिए बोलता हूँ प्रॉपर्ली चीजों को पढ़ा करो। मैजिक दिखाओ कि अगर ये सब इस तरीके से करना चाहते हो देन आपको केस 1 केस 2 लगाना पड़ेगा। अगर इस तरीके से नहीं करना है तो केस 1 2 का कोई जरूरत ही नहीं है। ये चीज आप नोट करो, मैं आपको दिखाता हूं मैजिक। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, यहां पे ध्यान से देखिएगा बस आप कैसे 0 0 आता है सॉल्यूशन में हकीकत में। आप ध्यान से देखो, मेरी बात को बस सुनो, ठीक है? मैं बोलूंगा मैं तो सब्स्टिट्यूशन से करूंगा। मेरे को सब्स्टिट्यूशन मतलब वो वाला एक वेरिएबल को दूसरे टर्म में सब्स्टिट्यूट करके करना। मेरे को तो ये सब लफड़े में जाना ही नहीं है। uv प्लस 3u इज इक्वल टू 8v, यहाँ से u को कॉमन ले लो तो 5v प्लस 3 आया विच इज इक्वल टू 8v। तो u का वैल्यू कितना आ जाएगा? u का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा 8v अपॉन 5v प्लस 3। बस यहाँ पे ये बताना पड़ेगा कि v का वैल्यू -3/5 नहीं हो सकता है, बिकॉज नहीं तो डिनोमिनेटर अनडिफाइंड हो जाएगा। तो अभी मैं क्या बोल लूंगा, इस 2 को 1 पे पुट कर देते हैं। यूजिंग 2 in 1 वी हैव, देखो हमारे पास क्या आता है ना? u के जगह पे क्या पुट करोगे? ये वाला चीज पुट करोगे, वही तो देख लो पुट करके 5v प्लस 3, ठीक है? तो यहां से अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कितना आ जाएगा? 30v स्क्वायर 18v 40v, और यहाँ पे कितना आ जाएगा? 5v प्लस 3, 5v प्लस 3 तो कैंसिल होगा क्योंकि ऑलरेडी मैंने यहाँ पे ले लिया कि दिस इज नॉन जीरो, और यहाँ पे आ जाएगा 16v स्क्वायर। तो ये बन गया एक क्वाड्रेटिक। यहाँ पे आ जाएगा तो ये बन जाएगा 14v स्क्वायर माइनस 40v और प्लस 18v इज इक्वल टू 0। सॉरी यहाँ से आ जाएगा 14v स्क्वायर और यहाँ पे आ जाएगा -40 और प्लस 18 कितना हो जाएगा? -22। v कॉमन ले लो, v कॉमन जाएगा या फिर और हाँ 2, शायद 2v कॉमन चला जाएगा तो 7v बचेगा, -11 बचेगा। तो यहाँ पे क्या आ रहा है? 2v इंटू 7v। तो v का वैल्यू या तो इस फैक्टर को अगर मैं 0 करूंगा तो या तो v 0 आएगा या तो v 11/7 आएगा। बहुत गधा लोग है, v को कैंसिल कर देगा, इधर डिवाइडेड बाई v करके v का वैल्यू देखोगे यहाँ से भी तो ये 11/7 आ रहा है, 11/7 आ रहा है, ऐसे नाटक करना शुरू करता है क्लास में, तब मैं उनको थप्पड़ मारता हूँ। समझ में आ रहा है ना? क्योंकि जब बता के देता हूँ प्रॉपरली चीज़ों को तब तो सीखता नहीं है, तब बोलेगा कि सर यहाँ पे भी तो देखो ना v को डिवाइड मार दो उधर। अबे v को कैसे डिवाइड मार देगा? v नॉन जीरो है, तेरे को किसने बोल के दिया कि v नॉन जीरो है? अगर v नॉन जीरो है तभी तो डिवाइड कर सकता है ना, अदरवाइज अगर v 0 हो जाता है तो जब डिवाइड करेगा तो 0/0 अनडिफाइंड नहीं होगा। तो गधा समझ ही नहीं पाता है, x इंटू वाई इक्वल टू 0 होने से x इक्वल टू 0 भी हो सकता है, y इक्वल टू 0 भी हो सकता है, ठीक है? तो ये देखो 2 सॉल्यूशन आ रहा है। सिमिलरली u का भी 2 सॉल्यूशन आएगा अकॉर्डिंगली, और एक्स वाई का भी 2 सॉल्यूशन आएगा। क्लियर है? तो प्रॉपर्ली अगर चीज़ों को करोगे तो उसी अंदाज में चीज़ों को सीखने को भी मिलेगा, ठीक? और रटफट के करना है तो कर सकते हो ना यार, तरीका तो बता दिया है, अवेलेबल है। सीखना कैसे वो आपका चॉइस है, मेरा काम है कि प्रॉपर चीज़ें बताना, प्रॉपर चीज़ें बताना, ताकि
इस लेवल तक पहुंचे, इस लेवल तक चीजें पहुंचे। बात समझ में आ रहा है ना? मेरा काम है, मैं इसको ध्यान में रख के पढ़ाता हूँ। क्लियर? चलो आगे बात करते हैं। मैंने सफिशिएंट कंसेप्ट यहाँ पे बात कर दी आपको। जो मिसकंसेप्शंस है, मिसकंसेप्शंस क्या है? मिसकंसेप्शन तब होता जब लोग को पता होता। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। लोग बोलते हैं बुक पढ़ के सब कुछ हो जाए। अरे बुक पढ़ के कैसे होगा? ये चीज़ अगर एक्सप्लेन नहीं करोगे तो मालूम कैसे चलेगा बुक पढ़ के? अच्छा बुक पढ़ेगा अगर, उसको मिल जाएगा, बट वो उस वे में चीज़ों को रिलेट नहीं कर पाएगा ना, अनलेस अनटिल वो बहुत इंटेलिजेंट ना हो। ठीक है, तो बुक पढ़ के हर चीज़ आपको पॉसिबल नहीं है करना। ठीक है, अगर आपको उस लेवल तक जाना है ना, बुक पढ़ के ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है? देखो, अगर आप टैलेंटेड हो ना, अगर आप टैलेंटेड हो, आपके पास दिमाग है, बहुत अच्छा है, आपका स्किल्स बहुत बढ़िया है, ठीक है, आप मेहनती हो, आप मेहनत करते हो, सिंसियर है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या पहुंच जाओगे? ज़्यादा से ज़्यादा आप इसमें मैक्सिमम मान लो मेरे ख्याल से यहाँ तक पहुंच जाओगे, यहाँ तक पहुंच जाओगे। बट जो आपके अंदर टैलेंट पोटेंशियल था ना, अगर आपको सही गाइड मिल जाता दोस्त, तो यही अंडर 300 या फिर अंडर 30 हो जाता। ठीक है, और ये लोगों का सपना होता है। ठीक है ना, ये लोगों का सपना होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? ठीक है, पूरा आसाम से आज तक भी अंडर 100 नहीं निकला। समझ में आ रहा है ना? 2 डिजिट या 1 डिजिट आज तक नहीं आया। मेरे जानकारी में हाईएस्ट ऐसे ही 300 समथिंग कुछ रैंक था। गुवाहाटी से एक लड़की को मिला था, वो भी आज से 8 साल पहले, 8 साल पहले। समझ में आ रहा है ना? क्लियर है? तो बुक पढ़ के आप यहाँ तक पहुँच सकते हो, यहाँ तक नहीं पहुँच सकते। यहाँ तक पहुँचने के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गाइडेंस चाहिए आपको। ठीक है, जो आपका समय को बचा देना, क्योंकि बुक पढ़ के आप समय गवा दोगे ना दोस्त, अननेसेसरी चीज़ों पे आप ज़्यादा वेस्ट समय दोगे, जो चीज़ें नेसेसरी है उन पे फोकस नहीं कर पाओगे। और अगर फोकस कर भी दिए, तो अगर मैं ये कंसेप्ट आपको 5 मिनट में क्लियर करवा देता, तो वही चीज़ आप समझने के लिए 3-4 बुक ढूंढोगे, 50 मिनट वेस्ट करोगे। समझ में आ रहा है ना? तो अल्टीमेटली आपके टैलेंट के हिसाब से आपको जहाँ पे पहुँचना था उस जगह पे आप पहुँच नहीं पाओगे इस तरीके का कंपटीशन में, अगर आपके पास सही गाइड नहीं है तो। यही डिफरेंस हो जाता है। ठीक है, और कुछ नहीं। अनलेस अनटिल तो बुक पढ़ के करते हैं ना, बहुत बच्चे करते सेल्फ स्टडी करके, बट प्रॉब्लम क्या है कि उनको जहाँ तक पहुँचना चाहिए था उस जगह तक पहुँच नहीं पाते। अगर उनका पोटेंशियल, उनका टैलेंट ये बोलता है कि वो ऑल इंडिया रैंक 1 ला सकता है, तो वो रैंक लाएगा 1000 के बाहर। समझो ना? क्योंकि उसका टाइम किल हो जाएगा ना उस चीज़ों का चक्कर में। जो एक गाइड उसको 2 मिनट में बता देता, वो उसको 20 मिनट लगाएगा, 2 घंटा लगा के वो चीज़ों को, वही चीज़ समझने के लिए। बुक्स में अच्छे लिखे नहीं होते ना, कोई भी बुक परफेक्ट नहीं है। अब इस प्रिपरेशन में जाओ, कोई भी बुक में आपको कंप्लीट थियरी मिलेगा ही नहीं, कोई भी बुक नहीं मिलेगा। क्लियर है क्या? चलिए, तो 6 हो गया। 7 पर चलते, क्यों 7 पर चलते? ये 7 तो खुद से कर सकते हैं, 7 खुद से कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ मैं होमवर्क देता हूँ, सारे करने जाऊँगा तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। 7 आप खुद से कर सकते हो, ये भी आप खुद से कर सकते हो। रेक्टेंगल है, ऑपोजिट साइड इक्वल होता है, दोनों ऑपोजिट साइड इक्वल करो, 2 वेरिएबल आएगा, सॉल्व कर दो, मिल जाएगा आपको, सारे मामला क्लियर हो जाएगा। ये भी होमवर्क दे देता हूँ, है ना? ये भी होमवर्क दे देता हूँ। देख, इसमें क्या है, इसमें ऊपर वाले इक्वेशन को देखने से लग रहा है कि 0 0 सेटिस्फाई करेगा। सर चलो दे देते 0 0 एक आंसर, अभी अभी आपने सिखाया, पूरा फुल एनर्जेटिक। भाई प्रॉपर तरीके से देखेगा। पहले क्या है, पहले ये क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चंस में क्या था, सिर्फ रेसिप्रोकल था दोनों जगह पे। यहाँ पे दोनों जगह पे नॉन लीनियर 2 डिग्री सिस्टम है। ये भी नॉन लीनियर है, ये भी नॉन लीनियर है, बट यहाँ पे 0 0 सेटिस्फाई करेगा, यहाँ पे 0 0 नहीं करेगा। समझ रहे हो ना? यही अंतर है। बट अभी क्या किया, अभी इसका एक और इसका एक मिक्स करके दे दिया ये क्वेश्चन। तो ज्यादा जोश में आके 0 0 आंसर मत दे देना ऊपर वाले को देख के, क्योंकि 0 0 आंसर में नहीं आएगा। ऊपर वाले को तो सेटिस्फाई कर रहा है, बट नीचे वाले को नहीं कर रहा है ना, नीचे वाले को नहीं कर रहा है। नीचे वाले में आप x बाई एक्स वाई जब जैसे ही करोगे 1/y माइनस 1/x आएगा, डिनोमिनेटर में 0 0 आ जाएगा तो अनडिफाइंड हो जाएगा। समझ रहे हो ना मेरी बात? क्लियर है? तो अगर दोनों ही इक्वेशन में सेटिस्फाई कर रहा है वो सॉल्यूशन, तभी वो परफेक्ट सॉल्यूशन होगा और आंसर में आएगा। क्लियर है? तो गड़बड़ मत कीजिएगा बच्चों की तरह। ठीक है, तो मैं और बता देता हूं आपको 3 वेरिएबल का एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन और इधर एक क्वेश्चन। ये 3 क्वेश्चन बताने के बाद अपन चलेंगे अपना अगला प्लेटफॉर्म, दैट इज क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड के ऊपर। क्लियर है? तो चलिए 3 वेरिएबल कैसे सॉल्व करते देख लेते हैं। बच्चा लोग घबरा जाते, बोल सर 3 वेरिएबल कैसे करेंगे, यहाँ पे कुछ अलग ही रॉकेट साइंस लग रहा होगा। कुछ नहीं, कुछ नहीं, बेकार है। आप 3 वेरिएबल के बारे में सोचो ही मत, आप 3 वेरिएबल के बारे में सोचो ही मत। आप तो किसके बारे में सोचो, 2 वेरिएबल। आप किसके बारे में सोचो, 2 वेरिएबल। बोले सर 2 वेरिएबल के बारे में कैसे सोचेंगे, सारे जगह पे तो 3 वेरिएबल दिख रहा है।
तीन तीन वेरिएबल दिख रहा है ना, तो जो एक्स्ट्रा वेरिएबल है उसको हटा दो, हटा करके आप दो वेरिएबल सिस्टम बना दो और बना करके दोनों का आंसर निकालो एंड देन आप थर्ड वाले का निकाल दीजिएगा। चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। 2x माइनस वाई बराबर 4, दूसरा इक्वेशन है y माइनस जेड बराबर 6। अच्छा, तीसरा इक्वेशन है x माइनस जेड बराबर 10। तीसरा इक्वेशन कितना है? x माइनस जेड बराबर 10, y माइनस जेड बराबर 6। सही, क्लियर? तो यहां से अपन क्या बोल सकते हैं? देखो दोस्त, मैं बोलूंगा कि भाई 3 वेरिएबल में अपने को सॉल्व करना है ना दोस्त। हाँ सर, तो ये इक्वेशन सॉल्व करो। ये तो एक 2 वेरिएबल लीनियर इक्वेशन है ही आपके पास। अभी आप एक और 2 वेरिएबल लीनियर इक्वेशन क्रिएट कर दो ना, क्या दिक्कत है? आप टेंशन में क्यों आ रहे हो? आप x और y निकालना, तीनों वेरिएबल आपको निकालना है, तो x और y और z तीनों निकालना है, तो पहले आप 2 निकालो ना। पहले आप 2 वेरिएबल का आंसर तो निकालो, देन आप दोनों वेरिएबल में से मान लो y का वैल्यू आपको मिल गया, y यहां पे रख के आप z निकाल सकते हो इजीली। तो पहले आप 2 वेरिएबल 2 इक्वेशन बनाने का कोशिश करो। एक इक्वेशन तो तैयार है ऊपर जो दिया गया है, दूसरा तैयार नहीं है, तो वो सोचो आपकी वो कैसे बनाओगे। क्लियरली देखो, 3 से 2 माइनस करने से z सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। मतलब मेरा काम क्या है? अगर यहाँ पे z सब्ट्रैक्ट नहीं होता, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3 होता, तो मेरा काम क्या होता कि पहले मैं z को एलिमिनेट करता। z को एलिमिनेट करने के बाद x और y में एक और इक्वेशन आ जाएगा, ऊपर एक और इक्वेशन है, उनको सॉल्व कर देते। क्लियर है? तो मैं सबसे पहले यहाँ पे क्या करूंगा? 3 माइनस 2 करूंगा। जैसे ही 3 माइनस 2 करूंगा, माइनस z कैंसिल हो जाएगा, x माइनस वाई 4 आ जाएगा। अभी मैं इन दोनों को क्या कर दूंगा? सॉल्व कर दूंगा। तो 1 और 4 को सॉल्व करने का सिंपल तरीका, यहाँ पे माइनस वाई, यहाँ पे भी माइनस वाई, 1 से 4 को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो x 0 आ जाएगा। x से 0, तो 4 से आपको क्या क्लियरली पता चल रहा है कि y का वैल्यू कितना आ जाएगा? y का वैल्यू आ जाएगा आपके पास -4। y का वैल्यू कितना आ जाएगा? -4 आ जाएगा। और फ्रॉम 2 अब z निकाल दो, z हो जाएगा आपका y माइनस 6, दैट इज -4 माइनस 6 आ जाएगा -10। बात समझ में आया? क्लियर है दोस्त? कोई डाउट? कन्फर्म है? चलो, तो ये z इक्वल टू -10 आ गया। तो XYZ हमारे पास सॉल्व होकर के निकल करके आ गया। तो बड़ा आसान प्लेटफॉर्म है ना? घबराइएगा मत। 3 वेरिएबल देख करके, 3 वेरिएबल का मतलब 2 वेरिएबल के तरीके से आप सॉल्व कर पाओगे, उसको इजीली टैकल कर लोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बात समझ में आ रहा है? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं एंड देन चीजों को समझते अकॉर्डिंगली। क्यों? ये रहा काम। क्या होना चाहिए? यहाँ पे तीनों के तीनों 3 वेरिएबल इक्वेशन दिया हुआ है, तो हमारा मकसद सबसे पहले क्या होना चाहिए कि सर 2 वेरिएबल के टर्म्स में आप 2 इक्वेशन बनाओ, उनको सॉल्व करके एक्स वाई निकालो, या फिर जो भी 2 वेरिएबल है आप निकालो, और फिर आप थर्ड वेरिएबल निकालोगे। तो हमारा सबसे पहला मकसद होगा कि कैसे करके हम सबसे पहले यहाँ पे क्या करें, हम 2 वेरिएबल निकालें। ठीक है, तो 1 और 2 को सबसे पहले अपन सब्ट्रैक्ट कर देते। चलो 1 और 2 को सब्ट्रैक्ट करने से z एलिमिनेट हो जाएगा ना, z एलिमिनेट हो जाएगा। तो z अगर एलिमिनेट हो गया तो यहां से कितना आ जाएगा? x माइनस वाई प्लस जेड माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जेड। लो, यहां पे तो x भी गायब हो गया, एक तीर पे 2 निशान है। ठीक है, z गायब और x भी गायब हो गया, तो ये तो -2y इक्वल टू 2 आ गया, जहां से y का वैल्यू कितना आ जाएगा? -1 आ जाएगा। सही बात। तो y का वैल्यू अगर -1 आ गया तो किसी भी 2 इक्वेशन में पुट कर दीजिए ना y का वैल्यू। y का वैल्यू आप -1 किसी भी 2 इक्वेशन में पुट कर दीजिए, तो ये x प्लस 1 प्लस जेड इक्वल टू 4 आ जाएगा। तो ये x प्लस जेड का वैल्यू आएगा 3। ठीक है, और दूसरा है x -1 प्लस जेड इक्वल टू 2। तो यहाँ से, अच्छा यहाँ से तो x प्लस जेड का वैल्यू ही आएगा, तो थर्ड वाले पे पुट कर देते। चलो, थर्ड वाला तो अभी तक यूज़ नहीं किया ना, तो थर्ड वाले पे पुट कर देते, तो 2x -1 माइनस 3z इक्वल टू 0 आ जाएगा, जहाँ से 2x माइनस 3z का वैल्यू आ जाएगा 1। ठीक है, तो 4 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये भी 2x बन जाएगा, या फिर 4 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो z एलिमिनेट हो जाएगा, तो 3x प्लस 3z बराबर 9 आ जाएगा। तो अभी आप 5 और 6 को ऐड कर दो, 5 और 6 को ऐड कर दो, 5 और 6 को ऐड कर दो कि 3z कैंसिल, 5x का वैल्यू 10 आ जाएगा, तो x का वैल्यू यहाँ से कितना आ गया? 2,
और वही x आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो तो z आ जाएगा। -3z इक्वल टू 1 - 2x, तो 1 - 4 -3 आएगा, तो -3z इक्वल टू -3, तो z का वैल्यू 1 आ जाएगा। क्लियर है? z का वैल्यू कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो ये z 1 आ गया, x 2 आ गया और y -1 आ गया, विच इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। देयरफॉर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज x कितना आ जाएगा 2, y -1, z 1। ठीक है। सिमिलरली आप कुछ भी कर सकते हो अकॉर्डिंगली। यहाँ पे अगर मैं ऐसा दे देता, यहाँ पे 3x दे देता, तो डायरेक्टली x कैंसिल नहीं भी होता। मान लो अगर इस क्वेश्चन में यहाँ पे 3 आ जाता, तो यहाँ पे जब आप 1 - 2 करते तो x कैंसिल नहीं होता ना। 1 - 2 करने से आपके पास क्या आता? -2x -2y इक्वल टू 2, दैट इज x प्लस वाई का वैल्यू -1। ऐसा एक इक्वेशन आता आपके पास, ऐसा एक इक्वेशन आता। सिमिलरली इसको आप 3 से मल्टीप्लाई करके, या फिर मतलब अभी तो आपने 1 और 2 के मदद से एक इक्वेशन निकाले, फिर आपने 1 और 3 में z को एलिमिनेट कीजिए। इसको 3 से मल्टीप्लाई कीजिए और इसके साथ ऐड कर दीजिए, तो 3z खत्म हो जाएगा, तो x और y में एक और इक्वेशन आ जाएगा। फिर उन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे तो x और y का वैल्यू आ जाएगा, और फिर x और y का वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे तो z आ जाएगा। ठीक है। तो तरीका वही रहेगा आपका कि बेसिक वही रहेगा, बेसिक पे स्टिक करो। बेसिक वही रहेगा कि 2 वेरिएबल 3 वेरिएबल में से पहले कोई भी 2 वेरिएबल के टर्म में लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल बनाओगे, उनको सॉल्व करके निकालोगे और फिर वही एक्स वाई पुट करने से z आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 3 वेरिएबल मैंने बता दी, रिमेनिंग आपको 1 2 3 हाँ 3-4 सवाल होमवर्क दे दिया। आखिरी वाला देख लेते हैं। कुछ ही नहीं, कंसेप्ट बताता हूँ, बेसिक चीज़ है, कंसेप्ट बताता हूँ, आप अकॉर्डिंगली चीज़ें समझ जाएंगे। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। चलिए, क्या बोला जा रहा है? राइट इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट रिप्रेजेंटिंग द सॉल्यूशन ऑफ दिस। मतलब इन दोनों का सॉल्यूशन जो होगा, ये दोनों के दोनों तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, ये दोनों के दोनों लाइन जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, मतलब इनका यूनिक सॉल्यूशन होगा ऑब्वियसली, है ना। वो कैसे होगा वो हम अगले लेक्चर में सीख भी जाएंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, इनका सॉल्यूशन पहले निकाल देते हैं। ऐड कर दीजिए तो x का वैल्यू 1 आ जाएगा, फिर x का वैल्यू 1 पुट कर दीजिए तो y का वैल्यू भी 1 आ जाएगा। मतलब ये इसका सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, तो इनका जो सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन से कौन सा लाइन आप पास कर सकते हो लिखना है, और ऐसे कितने लाइन आप पास कर सकते हो। तो क्लियर है भाई, क्लियर है। इसको मैं ग्राफिकली थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ तो ज़्यादा बेहतर होगा। x प्लस वाई इक्वल टू 2 अगर बनाते हो तो ऐसे बनेगा लाइन, आप बना के देख लीजिएगा। और 2x माइनस वाई अगर आप बनाते हो तो लगभग मान लीजिए हाफ और -1, तो हाफ और इधर मान लीजिए -1, तो ऐसे बनेगा। तो ये दोनों जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है वो पॉइंट आपका 1,1 है, क्योंकि सॉल्यूशन ही उतना सा आ रहा है। ठीक है, तो अभी देखो ग्राफिकल सॉल्यूशन जो पिछले लेक्चर में अपन किए थे, उसमें करते वक्त जो ये पॉइंट ग्राफ से आप निकालते थे, है ना, ऐसे डॉटेड लाइन खींच करके, वो अभी आप इनडायरेक्टली अलजेब्रिक मेथड से भी निकाल सकते हो सॉल्व करके। ठीक है ना, क्लियर है, वही उसका फ़ायदा हुआ। तो ग्राफिकल का अगर क्वेश्चन आता है तो बहुत अच्छा होगा अगर आप अलजेब्रिक मेथड से पहले सॉल्यूशन निकाल देंगे एंड देन उसको डॉटेड से चेक कर लेंगे। ठीक है, आपका चॉइस है। तो बताया जा रहा है क्वेश्चन में कि इस पॉइंट से पास होने वाला कोई भी एक लाइन का इक्वेशन बता दो। अरे भाई, इस पॉइंट से पास होने वाला कोई भी एक लाइन का इक्वेशन मैं क्यों ना बता पाऊँ। ऐसे तो मैं इनफाइनाइट लाइन लिख दूंगा, ठीक है ना। ऐसे तो मैं इनफाइनाइट लाइन, एक पॉइंट से तो इनफाइनाइट लाइन पास हो सकता है ना। 2 पॉइंट से यूनिक लाइन पास होगा, बाकी एक पॉइंट से तो इनफाइनाइट लाइन पास होता है। ये तो आप ऑलरेडी जानते होंगे। क्लियर है क्या? ये तो आप ऑलरेडी जानते होंगे दोस्त कि एक पॉइंट से अपन जो है वो कितने लाइंस पास कर सकते हैं, इनफाइनाइट लाइंस पास कर सकते हैं। क्लियर है क्या? तो आंसर यहाँ पे कितना हो जाएगा, हाउ मेनी सच लाइंस कैन वी फाइंड, आंसर हो जाएगा इनफाइनाइट। ठीक है, और ऐसा एक भी लाइन लिख करके आप दिखाइएगा। y इज इक्वल टू एक्स लिख देते, चलो y इज इक्वल टू एक्स, या फिर x माइनस वाई इक्वल टू 0। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे तो 1,1 सेटिस्फाई कर रहा है। बोलोगे सर ये कहाँ से निकालेंगे ढूंढ के, ये आपको सोच के निकालना पड़ेगा। ठीक है, आप कुछ भी लिख दीजिए, कुछ भी लिख दीजिए। चलो 2x प्लस 3y, कुछ भी एक एक्सप्रेशन लिख दीजिए लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में, है ना। एक एक्सप्रेशन लिख दीजिए 2x प्लस 3y, 5x माइनस 7y, कुछ भी लिखना चाहते हो लिख दीजिए। अभी 1,1 इसके थ्रू पास करेगा तो 1,1 अगर पुट करूंगा तो सेटिस्फाई करना पड़ेगा, तो 1,1 पुट करूंगा तो कितना आएगा, 2 प्लस 3 5 आएगा, तो इक्वल टू 5 लगा दीजिए।
ठीक है, यहाँ पे 1 1 सेटिस्फाई करेगा तो 5 - 7 -2 आएगा, तो इक्वल टू -2 लगा दीजिए। बोले ये दोनों के दोनों लाइन इस पॉइंट से पास करेगा, हाँ बिल्कुल पास करेगा। पॉइंट पुट करके देखो ना, सेटिस्फाई कर रहा है। तो वही चीज अपन ने उल्टा कर दिया है ना। पहले हमने कोई भी एक्सप्रेशन x - tan y, ठीक है, तो अगर इस पॉइंट से उसको पास करना है तो 1 1 सेटिस्फाई करना पड़ेगा। मतलब 1 1 यहाँ पे रखने के बाद LHS RHS इक्वल आना पड़ेगा। तो 1 1 अगर यहाँ पे रखेंगे तो कितना आएगा -9, तो RHS में भी -9 लगा देते, तभी तो सेटिस्फाई करेगा ना। क्लियर है, समझ में आ रहा है? तो इसी तरीके से आप चीज़ों को सॉल्व कर सकते हो। क्लियर है? तो मेरे ख्याल से ये जो एल्जेब्रिक मेथड है, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, उनको मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। मेरे अकॉर्डिंग जो मैं बेस्ट देने का कोशिश किया, मैं बिल्कुल पूरा प्रयास किया है ना। अभी आपकी बात है कि आप कितना प्रैक्टिस करते हो, कितना अच्छे से लेक्चर को देखते हो, कितना अच्छे से नोट्स बनाते हो, कितना अच्छे से होमवर्क करते हो, कितना अच्छे से समझते हो। ठीक है, क्लियर? तो आज के लेक्चर में यार मेरे ख्याल से ये 4 लेक्चर में ये चैप्टर ख़त्म होने वाला है नहीं। तो मैं आपको एक और 2 लेक्चर इस वीकेंड में, एक और अगले मंडे को एक और लेक्चर मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो और 2 लेक्चर लग जाएगा, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी टॉपिक्स बाकी रह गए अभी तक, है ना। अभी तक में क्या क्या बाकी रहेगा मैं एग्जैक्टली आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। ठीक है, एग्जैक्टली मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ क्या क्या टॉपिक बाकी रहेगा। जैसे मान लीजिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड बाकी रहेगा सबसे पहले। ठीक है, ये तो सिंपल है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, इसका प्रूफ वगैरह के साथ पूरा बताऊंगा। ठीक है, फिर उसका अप्लीकेशन आएगा। ठीक है, एंड डिफरेंट क्वेश्चंस जो भी आएगा, 3 वेरिएबल वगैरह लेकर के, सब कुछ लेके। ठीक है ना। उसके साथ मान लीजिए कंसिस्टेंसी वाला पार्ट पूरा आएगा, सॉल्वेबिलिटी जो है। ठीक है, वो जो a1/a2 नॉट इक्वल्स टू b1/b2 वो वाला सीन पूरा आएगा। फिर उसके बाद आपको एक और चीज़ मिलेगा, वर्ड प्रॉब्लम्स। ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम्स तो लगभग 5 लेक्चर लग जाएगा यार मेरे ख्याल से। ठीक है, तो बेहतर तरीके से आप चीज़ों को और अच्छे से 5 लेक्चर में, और ये 2 लेक्चर का टॉपिक है मेरे ख्याल से। मान लीजिए यहाँ तक कोशिश करेंगे अगले लेक्चर में, अगर यहाँ तक कंप्लीट हो जाता है तो वर्ड प्रॉब्लम का 1 लेक्चर तो लगेगा। ठीक है, तो ये 5 to 6 लेक्चर का टॉपिक है, तो थोड़ा बड़ा चैप्टर है, तो और 2 लेक्चर मिलेगा, वो एक साथ ही आपको मिलेगा, कंसेक्यूटिव एक ही साथ मिलेगा। इस लेक्चर तक देखने के बाद आप होमवर्क क्या क्या कर सकते हो वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ आपका टेक्स्ट बुक से। क्यों? तो बेहतर रहेगा। होमवर्क अगर नहीं दिया जाता तो थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। ठीक है, क्या कर सकते हो आप वो मैं बता देता हूँ। थियरी वेरी पढ़ने का ज़रूरत नहीं है, वो अगले लेक्चर्स के बाद आप पढ़ेंगे तो ज़्यादा बेहतर से समझ में आएगा। मैं बस एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ वो आप कर पाओगे, वो आप कर लीजिएगा। यहाँ तक देखने के बाद 3.1 कंप्लीट कर पाओगे, 3.2 1 कर पाओगे आप, 4 कर पाओगे, है ना, 6 कर पाओगे, 7 कर पाओगे। ठीक है, फिर अगर मैं बात करूँ 3.3 में चले जाना। ठीक है, 1 कर पाओगे, 2 कर पाओगे। फिर आप 3.4 में चले जाना, 3.4 का भी 1 कर पाओगे। फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के लिए थोड़ा सा इंतज़ार कर देना आप। सही बात है, सॉल्वेबिलिटी अगले दिन आएगा। 3.5 फिलहाल आप नहीं कर पाएंगे, 3.6 का 1 कर पाएंगे आप अगेन, 3.6 का 1 कर पाएंगे, और 3.7 ऑप्शनल का भी आप मेरे ख्याल से 7 कर पाएंगे। ठीक है, और रिमेनिंग जो भी है वो वर्ड प्रॉब्लम्स तो आएगा वर्ड प्रॉब्लम्स वाले लेक्चर में, है ना। a1/a2 वाला कहानी जो भी है वो कंसिस्टेंसी वाले टॉपिक में आएगा, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एंड और भी कुछ प्रकार वैराइटीज़ ऑफ क्वेश्चन सॉल्विंग के ऊपर वो आएगा। तो इतना सा आपका होमवर्क रह गया, इतना सा आप अच्छे से कंप्लीट कर पाओगे, उसमें कोई शक वाली बात नहीं है, आप कंप्लीट कर लीजिएगा इतनी चीज़ों को अच्छे से। तो मिलेंगे हम अगले लेक्चर्स में। यहाँ से स्टार्ट करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एंड उसका एप्लीकेशन वाले पार्ट से, देन कंसिस्टेंसी सॉल्वेबिलिटी आएगा, देन वर्ड प्रॉब्लम्स आएगा, अकॉर्डिंगली हमारा चैप्टर समाप्त होगा। क्लियर है? तो चलिए दोस्त, आज के लिए यहाँ तक समाप्त करते, चीज़ों को ख़त्म करते आज के लिए यहाँ तक, है ना। आगे मिलेंगे अगले लेक्चर्स में। पढ़ते रहिएगा, होमवर्क करते रहिएगा, कोई भी डाउट है कमेंट्स में पूछ सकते हो या फिर क्लास में पूछ सकते हो, जो भी है। तो चलिए आज के लिए यहाँ तक रखते हैं, अलविदा।